नारायण भाई ने बताया कि ये आंदोलन के समय से ही लड़ाई हो, पढ़ाई हो, प्रत्येक क्षेत्र में सर का योगदान रहा है। तो मैं पूरे ग्रुप को आश्वस्त कर दूं, यह ग्रुप कुछ इस तरीके के विभूतियों के लिए, कुछ ऐसे व्यक्तित्वों को तैयार करने के लिए संचालित किया जा रहा है जो अपने को, अपने हक को तो प्राप्त करने के लिए पढ़े और लड़े, साथ ही साथ समाज को भी एकजुट करने के लिए, समाज को भी अग्रसित करने के लिए अपनी बात रखने में कभी पीछे न रहे। इसी कारण से आपके सामने दिव्य दिव्य मूर्तियां लाई जाती हैं जिनकी बातें आपको और हमको ओजस्वी करें। तो मैं अपनी बात को सर से निवेदन के तौर पे कहूंगा श्री संजीव कुमार सर से कि वे आए हमारे बीच में और अपने दिव्य शब्दों से हमारे इस ग्रुप को संबोधित करें। आदरणीय संजीव सर। थैंक यू नागेश जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, प्रोफेसर मिश्रा सर और शर्मा जी और मेरा बहुत परम मित्र श्री नारायण जी, अगर एक चीज बोलूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर ये एक्टिविज्म की बात जो श्री नारायण जी बता रहे हैं, ये जो है ना, इसका एक मूर्ति रूप ही हमारे श्री नारायण जी है। और एक तरह से अगर मैं सड़कों पे उतरा हूं तो उनका जो एक जील है ना, उनका जो एक वो हमारे इमरान प्रतापगढ़ी कहते थे जुझारूपन, ये हम सबको खींच ले जाती थी। अगर हम सो भी रहे हो रात को, अगर 12 बजे 1 बजे ठंड में रजाई में सो भी रहे हो ना, इनका अगर एक कॉल आ जाए कि सर ये करना है, तो क्या जादू था श्रीनारायण का। ये जो क्रांतिकारी बहुत युगों में पैदा होते हैं, और मैं कोई ऐसा ही प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ श्रीनारायण के लिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक चीज हमें जिंदगी में सीखनी है, हम सबको, जितने लोग हम जुड़े हैं। देखिए, सीधी सीधी बहुत कटु भाषा में बोलता हूं, जो श्रीनारायण भी मान लेगा मेरी बात, कि भीख मांगने से कुछ नहीं मिलता, लड़ाई करने से ही चीजें मिलती है। और आज तक मेरी इतनी जिंदगी हो गई है, यहां तक मैं पहुंचा हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी तक पहुंचा हूं, लेकिन एक चीज मैंने सीखी है, आवेदन करने से कई बार चीजें मिल सकती है या फिर आपको, और भीख मांगने से तो कभी नहीं मिलता। नंबर 1, मैं ये कटु वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैंने जो फेस किया है इस मामले में, इलाहाबाद में मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, लेकिन लीडरशिप बहुत मैटर करता है वहां पर। श्रीनारायण जैसे लीडर अगर ना हो तो जो विकलांग लोगों में जो उत्तेजना है वो पता नहीं कहाँ चली जाती है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कई बार लीडरलेस लीडर बनने की कोशिश करो, तभी जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है, एकला चलो रे। तो ये कहा क्यों है? मैं ये नहीं कह रहा हूं श्रीनारायण जी जैसे लोग नहीं रहेंगे तो हो सकता है आंदोलन हो ना हो, लेकिन हर आदमी अपना महाभारत लड़ रहा है, ये समझने की कोशिश करो। अगर हम अपना अपना महाभारत नहीं लड़ते, मैं कई बार देखता था कि श्रीनारायण जी के पास आते थे कि भैया मेरा ये नहीं हुआ, भैया ये मेरा वो नहीं हुआ, अपने पर्सनल चीजों के लिए आते थे। बट उसके बाद जब श्रीनारायण जी आंदोलन करते थे, इतने फोन करके लोगों को क्यों बुलाना पड़ता था? ये हमारी गंदी एटीट्यूड क्यों है? श्रीनारायण जी मेरा उधर बीएड कॉलेज में वो फंस गया है, मेरा वो नहीं निकल रहा, सर्टिफिकेट नहीं निकल रहा, मेरा वो जो है पोस्टिंग नहीं हो रहा, हर चीज के लिए श्रीनारायण जी को याद किया जाता था। लेकिन आंदोलन के टाइम में हम क्यों पीछे हट जाते थे? क्योंकि हमें पता था कि श्रीनारायण है हमारे लिए आंदोलन करने वाला। लेकिन मैं इसको पॉजिटिव भी मान रहा हूँ, नेगेटिव भी मान रहा हूँ। मैं श्रीनारायण के लिए नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं हम लोगों के लिए, अपने लिए, अगर मैं एक विद्यार्थी के रूप में देखूं अपने आप को, समस्या ये होती है कि जब हम रिलैक्स हो जाते, कंफर्टेबल हो जाते, तो हमारे अंदर फाइटिंग स्पिरिट कभी नहीं आती। देखिए, भगत सिंह आए, सुभाष चंद्र बोस आए, सब आए, मैं भी आया, मैं अपने आप को उनके तुलना नहीं कर रहा हूं, हम लोग आए, जिसको हम, आप लोगों ने मेरे को आज स्टेज पे बिठाया, श्रीनारायण है, हम सब चले जाएंगे। हम कोई, मैं ना परमानेंट हूँ, ना मैं परमानेंट हूँ, ना श्रीनारायण परमानेंट है, कोई भी परमानेंट नहीं है। लेकिन आपके अंदर की जो आग है ना दिल में, जब तक आपके पेट में आग नहीं लगेगी, दिल में आग नहीं लगेगी, कोई भी श्रीनारायण, कोई भी संजीव कुमार आपको इंस्पायर करके आपको लड़ नहीं सकता। आपको ये
हमेशा जहन में रखना है कि जब तक आप अपना महाभारत नहीं लड़ेंगे, आपके बिहाफ पे कोई नहीं लड़ पाएगा। श्री नारायण इश्यूज के लिए लड़ सकता है। अगर 500 लोगों का इश्यू है, हॉस्टल नहीं मिल रहा है, तब श्री नारायण लड़ने आता था मेरे ऑफिस में, तब आता था, वो एक बात समझ में है। लेकिन इंडिविजुअल केसेस के लिए क्यों वो लड़ेगा? लेकिन हमारा ये है कि हमें व्यक्तिवाद से उठ के सामुदायिक सोच की ओर बढ़ना है। ये मैं कह रहा हूँ, श्री नारायण भी यही हमेशा हम लोग मीटिंग करते थे, हमारे साथ ये प्रॉब्लम होती थी कि समुदाय की तरह सोचो। मेरा प्रमोशन, मेरा पोस्टिंग, मेरा ट्रांसफर, मेरा एडमिशन, ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हमने समुदाय के लिए क्या किया, ये बहुत जरूरी है। और जहां तक मेरा एडमिशन, मेरा पोस्टिंग है, मैं खुद लड़ सकता हूँ। ये जब तक हमारे अंदर नहीं आएगी, कोई भी भगत, उसको क्या करें, कोई भी श्री नारायण या कोई भी भगत सिंह आके आपको हेल्प नहीं कर सकता। इसलिए बोलते हैं ना, सबको पता है खुदा भी उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करना जानता हूं। अब दूसरा, आप कुछ भी बहाना बना लो कि भाई मैं उधर तक नहीं जा सकता। अब श्री नारायण खुद, उनके कितने मुश्किलात हैं, वो फोन नहीं चला पाते बहुत इजीली, जैसे नॉर्मल लोग, जैसे मैं तो बहुत इजीली टॉकिंग सॉफ्टवेयर से फोन चला लेता हूँ, श्री नारायण को बहुत दिक्कत होती है। लेकिन मजाल है कहीं, मतलब वो सबको फोन पे कांटेक्ट करके, मैं श्री नारायण का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ। हाँ, तो श्री नारायण की बात सुन के यहाँ पर 150-200 लोगों की संख्या में आए हो, खुद क्यों नहीं बनना चाहते हो? समस्या ये है कि हम यही सोचते हैं कि हमारे पास भैया एक लीडर है, तो हम उसी लीडर के बूते पे हम सब कुछ करेंगे। हमें ये नहीं पता कि अपनी अपनी महाभारत खुद लड़नी है। कोई भी द्रोणाचार्य, कोई भी भीष्म पितामह हमेशा हमारे जो है वो कमांडर बन के या फिर कृष्ण की तरह सारथी बन के हमारे साथ नहीं रहेगा। अपना अपना महाभारत इस धरती पे खुद लड़ना होता है, और जितना अपने आप को सॉफ्ट बनाओगे, वो लड़ाई कभी भी लड़ नहीं पाओगे। जब मैं कर्नाटका से इलाहाबाद आया, अकेले आया था, कर्नाटका और इलाहाबाद में जहां मैं रहता था, वहां से 3 ट्रेनें बदल के मेरे को इलाहाबाद पहुंचना था, और मैंने कभी जिंदगी में यूपी नहीं देखी थी, और मैं अकेले रहा वहां पर। और श्री नारायण को पता है, मेरे सारे दोस्तों को पता है मैं कैसे रहा वहां पर। ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि लोग सोचते हैं कि अगर मैं इलाहाबाद तो मैं इलाहाबाद छोड़ के जाऊंगा ही नहीं, चाहे नौकरी मिले ना मिले। भैया कहीं भी मिले, नदी की तरह बहते जाओ, समंदर की तरह खड़े मत रहो, नदी की तरह बहते जाओ, तभी जिंदगी में कुछ हासिल कर पाओगे। जब आपके पास उड़ने के लिए पंख नहीं होंगे ना, पंख अपने आप, हम लोग करते क्या, अपने पंख जो है ना काट के जेब में रख लेते हैं कि नहीं मेरे को तो कहीं जाना ही नहीं, भाई ये मेरा घर है, यहाँ मेरे माता पिता, मैं तो यही रहूंगा। और दूसरा ये है कि सबसे बड़ा चीज हम ये सोचते हैं कि भाई हमें लोग दया दिखाए और हमको सब कुछ दे दे। कोई भी दया नहीं दिखा था। ये बहुत निर्दयी दुनिया है। आप सक्षम हो या अक्षम हो, कुछ भी हो, सबको कहते हैं। अगर मैं कहता हूं कि भाई मेरे साथ इसलिए ऐसा होता है कि मेरे को दिखाई नहीं देता, मेरे साथ के लोग कहते हैं कि नहीं नहीं हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। मतलब ये है कि चाहे वो विकलांग हो या सब तरीके से सफल हो, सबके लिए प्रॉब्लम है। ये दुनिया ही एक भंवर है, इस भंवर में आए हैं तो हम सबको जीना ही पड़ेगा। तो मेरा ये कहना है कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज कोई खोज के नहीं लाएगा, कोई भी संजीव या फिर किसी आ रहा है अपॉर्चुनिटी खोज के नहीं लाएगा। इतना अपने अंदर दिल रखो कि हर दिन अपने आप से सवाल करो, आज सुबह उठ के मैं क्या नया खोजने जा रहा हूँ। अगर प्राइमरी स्कूल टीचर हूँ तो मैं हाई स्कूल टीचर कैसे बनूंगा, इंटर कॉलेज टीचर कैसे बनूंगा, नेट पास करके गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाने कैसे जाऊंगा, कोई आके नहीं बताएगा। लेकिन खुद अपने आप से सवाल करके 10 लोगों के पास जाके पूछो, अपने आप इंफॉर्मेशन मिल जाती है। हर गली में आजकल इंटरनेट की दुकान होती है, रोज आधे घंटे जाओ, 5 रुपए ज्यादा दो उसको, 10 रुपए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका काम कर देगा। आपको लगता है ना कि दुकान में इंटरनेट हम कैसे देखेंगे। मैंने 8 साल, मेरे पास इंटरनेट नहीं था इलाहाबाद में। हेलो, हाँ, तो 8 साल या 7 साल लल्ला चुंगी पे एक इंटरनेट था, वो मेरे को 3-3, 4-4 घंटे समय देता था। अगर आप हेल्प करना चाहे, करवाना चाहे तो लोग आपकी हेल्प कर देते हैं। हमेशा हमारे पास
जब मैं श्रीनारायण और पूरा जो हमारा ग्रुप है बैठ के बात करते थे तो लोग आके पूछते थे हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता। अब भैया पता करने जाओगे तभी पता चलेगा ना। रोज 2 घंटा अपनी नींद और अपने बाकी सारे कंफर्ट को अलग रखो, अलग रखे रोज उद्योग वार्ता पढ़ो, एम्प्लॉयमेंट न्यूज पढ़ो, उसके साथ साथ न्यूज़पेपर पढ़ने का आदत डालो। और अभी क्या है कि स्मार्टफोन पे तो सब कुछ अवेलेबल है, स्मार्टफोन पे बजाय एंटरटेनमेंट करने के रोज 2 घंटे अगर आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज और जो बाकी न्यूज़पेपर्स देखेंगे, एक दो मैगजीन देखेंगे, तो आप अपने आप को आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। देखिए, बिना उद्देश्य के, बिना कोई सपने के या फिर बिना किसी एम के कोई भी इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। आप ये सोचिए कि आज मेरा अच्छा है लेकिन कल इससे बेहतर कैसे बनाओ। मेरे को मालूम है कि हम सैटिस्फाइड रहना चाहिए कि ठीक है हमारी अच्छी सैलरी आ रही है, लेकिन क्या इसी में जिंदगी है? अगर आप गुमनामी के अंधेरों में खो जाए तो उससे क्या मतलब है? आज लोग श्रीनारायण को क्यों जान रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपना दिन एक करके अपना एक स्थान बनाया। हमेशा जो है ना ये सोचो कि सेल्फ लीडर बनने की कोशिश करना चाहिए। और रही बात अपॉर्चुनिटीज की, अपॉर्चुनिटीज की कमी उन लोगों के लिए होती है जो अपने लिए तलाश नहीं कर पाते। इसीलिए 3 इडियट्स में कहा जाता है ना, सक्सेस के पीछे मत भागो, काबिल बनो। तो काबिल कैसे बनोगे? काबिल ऐसे बनोगे, 3 चीजें मैं बताता हूं जिंदगी में बहुत जरूरी है। 10वीं तक जो भी पढ़ाई हो, 10वीं के बाद, हालांकि श्रीनारायण जी एग्री करे ना करे लेकिन उनसे मैं वाद विवाद बाद में कर लूंगा, इंग्लिश सीखना शुरू कर दो। ये समाज अभी कम से कम 500 साल और लगेंगे हमारे यहाँ ये इंग्लिश का जो एलिटिज्म है ना उसको जाने के लिए। आज जो सक्सेसफुल है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे सक्सेसफुल इंग्लिश मीडियम के ही है, लेकिन उससे आपका जो है ना अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगा। नंबर 2, बगल के कंप्यूटर वाले ट्रेनिंग सेंटर में जाओ और कंप्यूटर सीखो। जब तक आप ग्रेजुएशन खत्म करेंगे आप इंग्लिश लिखने पढ़ने में और कंप्यूटर चलाने में इतना एक्सपर्ट हो जाओ कि आपको अपॉर्चुनिटीज की कोई तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, प्राइमरी स्कूल टीचर बनो, हाई स्कूल टीचर बनो, स्पेशल एजुकेशन का बीएड करो, एमए करके, नेट करके गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर बनो, वो सारी बातें एक तरफ है। लेकिन आज दुनिया में कोई सीमा नहीं है। लोग क्या नहीं बने, यूपीएससी बन क्रॉस करके पास करके लोग आईएएस ऑफिसर बन गए हैं, लोग एएफएस ऑफिसर बन गए। अभी 1 साल पहले एक लड़की आईएफएस ऑफिसर बनी है, वो एम्बेसडर बन के जाएगी इंडिया की। तो उसने कभी सोचा नहीं है कि मेरे को दिखाई नहीं देता या फिर मैं पैर से विकलांग हो या हाथ से विकलांग हो। तो आप ये सोचिए कि अगर आपके सपने, अगर सपनों की कोई सीमा नहीं होती, जब सपनों की कोई सीमा नहीं होती तो परिश्रम की भी कोई सीमा नहीं होती। परिश्रम करना आपके हाथ में है, फल आप सबको पता है हमारे हाथ में नहीं है, ईश्वर के हाथ में है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, परिश्रम आपको अपने लिए खुद करना पड़ेगा। आपके लिए कोई और परिश्रम नहीं करेगा, आपके लिए मैं आके परिश्रम नहीं करूंगा, ये कोई मिस्टर XYZ आके परिश्रम नहीं करेगा। आपको अपना परिश्रम खुद करना पड़ेगा और आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। बाकी चीजें सबको पता है कि आप एक सक्सेसफुल आदमी को देखते हैं, बहुत बढ़िया लगता है, तो ठीक है, संजीव को देख लिया, प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बहुत बड़ी जगह पे है, बहुत बढ़िया पोस्ट पे है, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत लगी है या फिर जो लड़ाई, मेहनत से ज्यादा लड़ाई, एक चीज हमको याद रखनी पड़ेगी, सारे लोग मेहनत करते हैं लेकिन हमें मेहनत के साथ साथ लड़ाई भी करनी पड़ती है। क्योंकि हर स्तर पर, मेरे को मेडिकल सर्टिफिकेट देते टाइम में एक डिस्ट्रिक्ट सर्जन ने ये कहा था कि तुम्हें तो दिखाई नहीं देता, तुम पढ़ के क्या करोगे। इस जैसी इंसल्टिंग चीजें भी हमने भी सुनी है। आप लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जीते हैं, लेकिन
ह्यूमिलिएशन को कभी भी अपना नेगेटिव होने मत दो। जितना लोग आपको ह्यूमिलिएट करते हैं उतना आपके अंदर एग्रेशन भाव भिन्न है, क्योंकि जितना हमें लोग इंसल्ट करते हैं हमारे अंदर जो आक्रोश है वो आक्रोश और बढ़ना चाहिए। अगर आपको अवमानना होते ही अगर आप पूरी तरीके से कुचल दिए गए तब तो आपकी कोई पर्सनालिटी या व्यक्तित्व है ही नहीं। तो हर ह्यूमिलिएशन को, हर अवमानना को आक्रोश के रूप में बदलो। जब वो आक्रोश के रूप में बदलेगा तब आप अपने आप से लड़ना शुरू करोगे। सबसे पहले अपने आप से लड़ो, फिर इस दुनिया से लड़ने की ताकत मिलेगी। अब तो अपने आप से भी लड़ते हो कई लोग कि हार जाते हैं कि नहीं भाई मेरे से तो नहीं होगा। कभी ये मत सोचना कि मेरे से नहीं होगा, सोचो कि ऐसा क्या चीज है जो मैं नहीं कर सकता। जैसे कुछ भी आती रही, बारिश हो, आंधी हो, और एक लास्ट में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल देता हूँ। आप सब लोगों ने वो गाना सुना होगा, गाड़ी बुला रही है, सीटी पे जा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही। उसमें एक पंक्ति है, आगे तूफान पीछे बरसात, ऊपर गगन है के बिजली, सोचे ना बात दिन है कि रात, सिग्नल हुआ कि निकली। मतलब ट्रेन ना तो बरसात के लिए रुकती है, ना आंधी के लिए रुकती है, ना बिजली कड़क के लिए रुकती है। ट्रेन तो चलती रहती है ना, ऐसे ही आपको चलते रहना चाहिए। और आपको कुछ अगर सवाल जवाब है तो आप पूछ सकते हो। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बड़े ही ओजपूर्ण ढंग से और बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशनल बातें हम लोगों को बताई। आपकी ये पंक्ति अकाट्य है, बिल्कुल फिट है। आपने बहुत बढ़िया बात बताई कि लड़ना तो पहले स्वयं से पड़ेगा, स्वयं को जीत लिया जाए, इसके बाद दूसरे से लड़ने के लिए आगे बढ़ा जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको विश्वास दिलाते हैं, आप इससे परिचित होंगे। जब हम इस पृथ्वी पे आते हैं, जिस दिन से हमारा अर्थात दिव्यांगजन का जन्म होता है, लड़ाई वहीं से स्टार्ट हो जाती है। अगर हम यहाँ तक आए हैं तो बराबर झंझावटों से लड़के आए हैं और आगे भी लड़कर मुकाम को पाना और समाज में कुछ नया करना आप लोगों के निर्देशन में अवश्य होगा। अब मैं अपने बीच में, आज हमारे बीच में बड़ा सौभाग्य है श्री नारायण भाई जी कि एक बड़े ही कुशल वक्ता और राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तित्व जाने माने अधिवक्ता, दिव्यांगजनों की लड़ाई लड़ने वाले एडवोकेट अशोक कुमार द्विवेदी सर जुड़े हुए हैं, जो सक्षम प्रांत के कई कमेटियों में हैं, जो NIPVD से भी जुड़े हैं, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी का GCEC मेंबर है, विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों में GCEC मेंबर है, और इन सबसे परे वे कुशल अधिवक्ता हैं। साथ ही साथ वे दिव्यांगजनों के लिए प्रत्यक्ष रूप से सेवाएं दे रहे हैं और हमारे श्री नारायण भाई की तरह धरातल पर किस तरीके से लड़ाया जाता है उसमें भी वो आगे रहते हैं। दैनिकों से दोनों हाथों से दिव्यांगता उनके में भी है। तो मैं निवेदन करूंगा आदरणीय एडवोकेट अशोक कुमार द्विवेदी सर से, वे अपना माइक अनम्यूट करें, हमारे सामने आए और हमारे दिव्यांगजनों हेतु जो समस्याएं आ रही हैं उसके निवारण हेतु अपने कुछ कानूनी सुझाव हम तक व्यक्त करें। आदरणीय एडवोकेट अशोक कुमार द्विवेदी सर। आदरणीय द्विवेदी सर, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? अशोक सर वो लेफ्ट हो चुके हैं। हम लोग के बीच राठी दीदी है और प्रोफेसर अनिश चंद्र मिश्रा सर हैं। आज की अध्यक्ष दीदी करेंगी और संजीव सर, डॉक्टर संजीव सर, आप चाहे तो कुछ देर के लिए आप अपनी वो वाली मीटिंग अटेंड कर लीजिए और फिर से आप जो है
जरूर से जुड़ेंगे सर। ये हम लोग की मीटिंग 5:30 बजे तक चलेगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि लास्ट में आप फिर से जो है 5 बजे के बाद हम लोग के बीच में आएंगे। यदि आपको मीटिंग अटेंड करना जरूरी है तो आप उसको जो है कर सकते हैं। नागेश भाई जी जी, हम लोग के बीच बताएं भाई साहब, बताएं। राठी दीदी है और निश्चल मिश्रा सर जुड़ चुके हैं। तो मैं चाहूंगा कि इन लोग से स्टार्ट करके, और आज जो है हम लोग के बीच एक रत्नेश भाई हैं जो है हमारे बड़े करीबी मित्र हैं इंदौर से, वो भी जुड़ चुके हैं। सोनल दुबे जो है ब्लाइंड मेरा साथी है, मेरे साथ पढ़ा है। तमाम ऐसे साथी हैं जो बहुत एक्सपर्ट है, बड़े अच्छे हैं, जिनसे हम लोग को सीखने को मिलता है। सोनल को जो है आप नागेश भाई देखे होंगे, जो आम आदमी चलता है सेम टू सेम, सोनल कभी छड़ी का इस्तेमाल नहीं करता है, पूर्ण रूप से ब्लाइंड है, लेकिन उसके चलने की आप चाल को देखेंगे तो किसी नॉर्मल आदमी से कम नहीं चलता है। तो वो भी जुड़ा हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि आज हम लोग के पास खूब समय है, और जो विवेक भाई कह रहे थे उनका तो पहले ला के उनसे बातें जो है कहा कर, फिर से सभी लोगों से बातें हम लोग जो है सुने और राय लिया जाए, और हम लोग क्या कर सकते हैं। और जो हम लोग का उद्देश्य है कि नौकरी में रह के भी हम लोग अपने विकलांग साथियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, चाहे उनको जो है एडमिशन की बात हो, उनको प्रवेश कहीं पे भी दिलाना हो, या उनको छोटे मोटे रोजगार जो है यदि दिलाने के जो है बात हो, या उनको हम लोग जो है शादी विवाह कराने की बात हो, या उनका यूनिक ID कार्ड बनवाना हो, या रेलवे स्मार्ट कार्ड बनवाना हो, या वो कहीं मकान ले रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो, या किसी विकलांग का जो है कोई सामाजिक जो है दोहन कर रहा हो, ये सब जितने मुद्दे हो सकते हैं जो हम लोग बैक डोर में रह के इनको जो मदद कर सकते हैं, वो हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये विवेक भाई हमें लग रहा था कि रोके थे बात, तो उनसे पूरा करा के और फिर से अनिश चंद मिश्रा सर से सुन लीजिए। राठी दीदी को रोके रहेंगे ताकि जो है आज का कार्यक्रम समापन तक राठी दीदी रहेंगी। जी जी, इसमें सर एक तो आदरणीय सर को मैं निवेदन करूंगा कि किन्हीं कारणों बीच में आपकी वाणी रुक गई थी। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप पुनः उस प्रश्न के जवाब में नई शिक्षा नीति में दिव्यांगजनों की शिक्षा, इस विषय पर आप अपनी बात रख रहे थे आदरणीय विवेक नाथ त्रिपाठी सर। तो आपसे बार बार निवेदन होगा कि अपने माइक को अनम्यूट करें और उस प्रश्न के जवाब में आप अपने सुझाव दें। आदरणीय विवेक नाथ त्रिपाठी सर, आवाज आ रही है नागेश? जी 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 सर। अच्छा, क्या अच्छा, प्रश्न के जवाब में बात करनी है। कुछ लोगों का प्रश्न था जिस पे मैं ले रहा था बीच में, जो है बातें आई थी। नई शिक्षा नीति को अगर आप देखेंगे तो नई शिक्षा नीति का जो एक्सपेक्टेड आउटकम है, उस एक्सपेक्टेड आउटकम में ही पहला जो बिंदु है वो इस बात के लिए है कि हम इंक्लूजन की तरफ बढ़ें, डाइवर्सिटी को वेलकम करें, और इसके लिए बहुत सारे प्रोविजन नई शिक्षा नीति में। नई शिक्षा नीति अगर आप देखेंगे तो SED की बात करता है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसको दो अर्थों में वो परिभाषित करता है। एक तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, और जो SED है उसको इन स्पेशल एजुकेशन के माध्यम से, जिसमें वो प्रोविजन करता है कि डाइवर्सिटी को वेलकम करेंगे। स्पेशल एजुकेशन के लिए डिफरेंट तरीके के प्रोविजन, जैसे सर्टिफिकेट कोर्स को करने की बात करता है, स्पेशल जोन क्रिएट करने की बात करता है। वो इंक्लूजन को सिर्फ डिसेबिलिटी के हिसाब से नहीं देखता है, वो कास्ट, रेस के हिसाब से भी प्रोविजन करता है। जैसे वो सर्टिफिकेट कोर्स कराने की बात करता है कि ऐसा प्लान अभी उसका कुछ नहीं है, वो एक डॉक्यूमेंट है जो 66 पेज का है, जिसका एक्सपेक्टेड आउटकम मैंने कहा, जिसमें एक्सपेक्टेड आउटकम का पहला जो पॉइंट ही है यूनिवर्सलाइजेशन की बात करता है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण की बात करता है, डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करने की बात करता है। कैसे करेगा इसके लिए वो कहता है, जो डॉक्यूमेंट है, मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात कर रहा हूँ,
वो ये कहता है कि सर्टिफिकेट प्रोग्राम चलाए जाएंगे। सर्टिफिकेट प्रोग्राम कोई 1 ईयर का होगा, कोई 2 साल का होगा, कोई 3 साल का। वो कौन करेगा? प्री सर्विस और इन सर्विस दोनों लोग ऐसे जो शिक्षक हैं वो सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर सकते हैं, और उस सर्टिफिकेट प्रोग्राम करने के बाद वो एज ए स्पेशल एजुकेटर एंट्री कर सकते हैं, स्पेशल एजुकेटर बन सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। दूसरी बात करता है कि पेडागॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, पेडागॉजी का पॉइंट ऑफ व्यू जब हम बात करते हैं तो उसमें कैरिकुलम और जो मेथड्स हैं उसको इन ऑर्डर ऑफ डिसेबिलिटी वो बात करता है कि जो इंक्लूजन के लिए नेसेसरी पेडागॉजिकल कंसर्न होने चाहिए, जो शिक्षण विधियां, संसाधन और जो पाठ्यक्रम में संशोधन किए जाने चाहिए वो सारे होंगे ताकि मैक्सिमम लोगों को इंक्लूजन किया जाए। इसके अतिरिक्त वो बात करता है कि प्रत्येक इंस्टीट्यूशन में एक स्पेशल जोन बनाया जाएगा। जैसे आप लोग अभी बहुत सारे प्रश्न विद्यार्थी लिख रहे थे कि विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की बात, वो भी स्पेशल जोन बनाने की बात कर रहा है। हमारा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है, लेकिन उसका अभी प्लान ऑफ एक्शन नहीं आया है। बहुत सारी बातें डाइवर्सिटी को कम करने के लिए, डिसेबिलिटी को इंक्लूड करने के लिए हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो इस बात को कर रही है, लेकिन अभी उसने जो है कोई ऐसा प्लान नहीं दिया है। उसने सपोर्ट, डिसेबिलिटी के सपोर्ट के लिए भी बात की है कि कैसे वो डिसेबिलिटी को सपोर्ट करेगा, जिसमें वो इक्विटी को बढ़ाने की बात कर रहा है, एक्सेस को बढ़ाने की बात कर रहा है। क्या करेगा सपोर्ट करने के लिए वो, उस पे उसने बहुत सारी बातें, सपोर्टिंग जो चिल्ड्रन है उनके लिए, CWSM के लिए बहुत सारी बातें की हैं। जैसे उसके लिए मॉडल्स बनाने की बात की है, सर्टिफिकेट, मैंने बताया सर्टिफिकेट कोर्स चलाने की बात की है, उसके लिए डिवाइसेस जो हैं टेक्नोलॉजिकल इनपुट देने की बात की है, अल्टरनेटिव मेथड्स देने की बात की है। तो इस तरह से बहुत सारी बातें जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में कर रही है, लेकिन उस डॉक्यूमेंट में वो सारी चीजें विल के फॉर्म में है कि ऐसा हम करेंगे भविष्य में। तो प्लान ऑफ एक्शन आएगा तो पता चलेगा कि विशेष शिक्षा में एक्चुअल में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो क्या करना चाहती है। प्रोविजन तो बहुत सारे हैं, जैसे मैंने आपको बताया डिफरेंट प्रोविजन कोर्स के लिए है, प्रोविजन यूनिवर्सलाइजेशन के लिए है, डाइवर्सिटी को बढ़ाने के लिए है, इक्वालिटी को लाने की बात की जा रही है, मल्टी जो है जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको कम करने की बात, उसको इनकॉर्पोरेट करने की बात की जा रही है, अल्टरनेटिव स्कूल की बात की जा रही है, टेक्नोलॉजिकल इनपुट के माध्यम से असिस्टिव डिवाइस और जो नीड है उसको किसी तरह से फुलफिल करने की बात की जा रही है। लेकिन ये सारी बातें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में अभी लिखी गई हैं, इसका प्लान ऑफ एक्शन आना है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अगर मैं कहूँ सार रूप में तो एक बहुत अच्छा जो है डॉक्यूमेंट है, जो खास करके अब उसने इस बात को भी जिक्र किया है कि अभी 2 लाख बच्चे हमारे स्कूल से बाहर हैं। वो सिर्फ बच्चे वो नहीं है जो डिसेबल्ड से हैं, वो बहुत सारे बच्चे हैं, उनको भी उस स्कूल में लाने की बात कर रहा है। तो इसके लिए बहुत सारे प्रोविजन है। तो होप फॉर द बेस्ट कि हम देखेंगे कि वो प्लान ऑफ एक्शन आता है और कैसे आता है और क्या क्या प्रोविजन हमारे स्पेशल एजुकेशन के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से किया जाता है। करिकुलम को भी उसने रिवाइज करने की बात की है। ये सारा जो रिवीजन में करिकुलम या पेडागॉजी या अल्टरनेटिव स्कूल, ये सब इसलिए है ताकि वो मैक्सिमम जो बच्चे हैं, जो लोग हैं जो शिक्षा से वंचित हैं, उनको जोड़ा जा सके और स्कूल तक लाया जा सके। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत सारे प्रोविजन किए गए हैं। तो और भी श्री नारायण जी, अगर सर लोग बात करना चाहें तो आप हमें इंडिकेट कर दीजिएगा। जी 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 विवेक भाई जी जी। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि आज की जो है खुली मीटिंग किया जाए और जो है सभी लोगों से जो है जी हम लोग जो है कुछ जो है जिस मुद्दों पे जो है हम लोग काम करना चाहते हैं, जो आप शुरू में जो है चर्चा कर रहे थे,
उन मुद्दों पे जो है लोगों का क्या राय है और क्या हम लोग से जो है चाह रहे हैं, चाहे वो लोग जो है कैसे कर सकते हैं। हम लोग जिस तरीके से इलाहाबाद, हम लोग की स्पेशली यही इच्छा है कि जिस प्रकार से हम लोग इलाहाबाद में करते हैं, हम लोग चाह रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में क्यों ना अपने विकलांग साथी वैसे करें। और जब समाज में आप काम करने जाते हैं तो निश्चित रूप से हमें लगता है कि जिसका जैसे स्वभाव होता है वैसे ही लोग उसके दोस्त मित्र होते हैं। जब सामाजिक कार्य करने लोग जाएंगे तो हमें लगता है कि वहां के अच्छे जो लोग होंगे ऑटोमेटिक इन साथियों से मिलेंगे, इन लोगों को जो है अपने साथ जोड़ेंगे। और इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि जो अच्छा काम करना नहीं चाहता है। उस चीज पे जो है हम लोग जो है आज बात करें तो हमें ये ऐसा लग रहा है कि जो है प्रोफेसर अवनीश चंद्र मिश्रा सर से जो है नागेश भाई जो है निमंत्रण दें, उनसे जो है आगे बात जो है स्टार्ट किया जाए। और फिर से जो है सभी बच्चे जितने साथी जुड़े हैं, हम लोग के बीच एक साथी जुड़ा है हिमांशु सिंह, वो अतर्रा के दोनों हाथ उनका भी नहीं है, बहुत अच्छे जो है संघर्ष करके आए हैं, जो संघर्ष करके रियल में जिनसे हम लोग प्रेरणा ले सकते हैं। उन साथियों को मैं देखा हूं, जो बहुत लोगों को थोड़े से उंगली में चोट लग जाती है तो परेशान हो जाते हैं कि अरे यार मैं नहीं कर सकता, ये है वो है। अभी जैसे जो डॉक्टर संजीव सर आए थे, आप सोचिए जो है ब्लाइंड रहने के बावजूद भी वो बतलाए ना कि वो जो केरल से आए थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब तक वो थे, विकलांगों को कोई समस्या होती थी विश्वविद्यालय प्रशासन के बाद, हम लोग के आंदोलन के जब समाप्त हो गया, मैं नौकरी पा गया, उसके बावजूद भी जो है संजीव सर जब तक थे वो जो है तुरंत कुलपति के पास लेके पहुंचते थे। तो ऐसे क्यों ना हम लोग अपने विकलांग साथियों को जो है कम से कम जो है, मैं ये यहाँ तक कहता हूँ यार तुम ऐसे अपने समाज के लिए, अपने विकलांगों के लिए ही जो है विकलांग हो, इस कारण से सब लोग अपने जात बिरादरी धर्म की बात करते हैं, लेकिन कम से कम जो है अपने विकलांग होने के कारण अपने विकलांग साथियों के लिए जो कर सकते हैं वो जो है कुछ जो है अच्छे काम करें। और देखिए दलाली करने वाले लोग यदि इसमें न भी आए तो हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम चाहते हैं कि उन लोग को हम लोग साथ भी न लेकर, लेकिन हम लोग नौकरी में रह के अच्छे तरीके से अच्छे लोगों को किस तरीके से मदद करें, इसकी हम लोग बात करें। तो मैं चाह रहा हूं कि जो है अब जो है प्रोफेसर अवनीश चंद्र मिश्रा सर को जो है आमंत्रण करें, और फिर से जितने साथी आज हैं, मैं ये कहा कि अभी 1 घंटे से ऊपर हम लोग के पास समय है, सबसे जो है हम लोग अच्छे से आज जो है सुन भी ले। अगली मीटिंग फिर से और किसी भी काम को बुला के जो है बात उस पर जो है की जाए। सिनरा और ये नागेश, ये अभी कुछ प्रश्न बॉक्स में पड़े हैं सर, मैं उसका उत्तर दे रहा हूं सर। जिनका उत्तर विवेक दे तो अच्छा है। मैं दे रहा हूं सर, दे रहा हूं। एक एक करके जरा उस पर उत्तर दे दो। जी सर, जी हाँ, देख रहा हूं सर प्रश्न। मैं जो प्रश्न है उनको भी एक बार आप लोग के सामने बताता हूं। पहला एक ओम प्रकाश अवस्थी जी का है कि आरसीआई का उद्देश्य डिग्रियां बांटना और सीआरआई के नाम पर लूट की खुली छूट देना है। किसी बच्चे ने कहा है कि मैंने 5 बार एमफिल किया है और 69,000 भर्ती में विकलांग जो विशेष शिक्षक हैं उनको उनकी डिग्री क्यों नहीं मान्य है, और उत्तर प्रदेश के बीएड विशेष की डिग्री जो दे रहे हैं वो फर्जी है, क्यों नहीं मान्य। इन सबका मैं एक साथ उत्तर दूंगा। विकलांग भर्ती में विकलांग प्रमोशन 2017-18 की फाइल राजस्व विभाग कैसरबाग लखनऊ में नहीं उठती है। आज तक नवोदय विद्यालय ओम प्रकाश अवस्थी जी का बहुत सारा प्रश्न है। केंद्रीय विद्यालय में विशेष शिक्षकों को क्यों नहीं रखा गया? क्या स्पेशल बीएड करने के उपरांत उन प्रतियोगियों को मात्र संविदा की ही नौकरी मिलनी चाहिए? जो भी चर्चा परिचर्चा करें वो स्टूडेंट्स के सवालों का जवाब दें। देखिए, आप बहुत सारे प्रश्न रखे हैं। मैं आप सबको जैसा कि संजीव भाई ने कहा, उनकी बात को मैं पुनः आपको उनकी बातों की तरफ ले जाते हुए पुनः मैं आपको ये कहूँगा कि जब समाज में हम कुछ करने के लिए उतरते हैं या ऐसी बात करते हैं कि जहाँ पे दूसरे का, समाज में ऐसे व्यक्तियों के हितों की रक्षा करनी, उनके अधिकारों की रक्षा करनी है, तो हमारा अधिकार अपने आप में गौण हो जाता है और समाज में जिस व्यक्ति की रक्षा करने के लिए हम जा रहे हैं उसका अधिकार प्रथम हो जाता है। पहली चीज तो ये है कि जैसा संजीव भाई ने कहा कि लड़ाई लड़नी होगी, राइट। आपका अधिकार क्या है इसको जानना, इसके बारे में जागरूक होना, और जागरूक होना नहीं, उस अधिकार को कैसे प्राप्त किया जाए यह भी महत्वपूर्ण है।
और मैं आपको बताऊं कि जितनी भी समस्याएं और जो भी चर्चा आप लोग इसमें किए हैं कि बीएड की जो है डिग्री मान्य नहीं हो रही है, अगर आप इस देखें तो ये जो डिग्री मानना और ना मानना ये पॉलिसी डिसीजन है जो सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है। स्पेशल जो बीएड है उसकी डिग्री अगर राज्य सरकार नहीं मान रही है तो उसके लिए हमारी जो गवर्निंग बॉडीज हैं, स्टेट गवर्नमेंट की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, एज अ कंसर्न एनसीटी है या आरसीआई है, वो रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन उनके रिस्पॉन्सिबल होने के बावजूद हम क्या अपने राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए उतनी आवाज उठा रहे हैं? क्योंकि अधिकार को जानना महत्वपूर्ण और अधिकार को जान गए उससे प्राप्त करना ये महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले तो आप इस बात पे सोचिए कि आप अपने अधिकार को कैसे प्राप्त करेंगे और उसके लिए क्या क्या लड़ाई करनी पड़ेगी। उसके लिए जैसे संजीव भाई कह रहे थे, मैं आपको एक कथा बताता हूँ। एक स्टोरी है विवेकानंद जी की। हम लोग क्या करते हैं, दूसरों पे दोषारोपण करते हैं। कहा जाता है कि प्रूव ऑल थिंग्स एक्सेप्ट गुड थिंग्स। हर चीज में सकारात्मकता देखिए। जो दिव्यांगजन है, जो वो व्यवहारिक जाते हैं, उनके साथ बहुत सारी समाज में नकारात्मकता दृष्टिकोण से संबंधित एटीट्यूशनल बहुत सारी भरी हुई है। लेकिन इसी में श्रीनारायण भाई की तरफ जरा देखिए कि किस तरह जील के साथ वो सकारात्मकता के साथ काम कर रहे हैं। उनको भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा। तो हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत है और अपने से नीचे जो लोग हैं और अपने अंदर भी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे राइट को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है, उसके लिए हम कितनी लड़ाई ले रहे हैं, हमने कभी इस पे बात ही नहीं की। तो आपको अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। मैं स्टोरी की बात कर रहा था कि विवेकानंद जी के गुरु जो है जो रामकृष्ण परमहंस जी हैं, वो एक बार कहते हैं कि ये प्रसाद है, लो वितरण करो, लेकिन शर्त यह है कि तुम वितरण सबसे पहले उसको करोगे जिस पर तुम सबसे ज्यादा विश्वास करते हो। तो विवेकानंद जी वो प्रसाद स्वयं जो है सबसे पहले ग्रहण करते हैं। तब रामकृष्ण जी पूछते हैं कि ऐसा तुमने क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं सबसे ज्यादा अपने ऊपर विश्वास करता हूँ। तो देखिए, समस्याएं बहुत हैं समाज में, आपके साथ हैं, हमारे साथ हैं। कोई भी जो सक्सेसफुल पर्सन है, कोई भी जो सफलतम व्यक्ति है, रिचेस्ट मैन इन द कंट्री और वर्ल्ड, आप उसकी स्टोरी को पढ़िए। धीरूभाई अंबानी को पढ़िए, स्टीव जॉब्स को पढ़िए, फेसबुक को पढ़िए, जिसके भी फाउंडर हैं उनको पढ़िए जरा, उनकी स्टोरी को, उन्होंने कितना संघर्ष किया है। और आपकी ही डिसेबिलिटी में, जैसा अभी श्रीनारायण भाई कह रहे हैं, हिमांशु मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं उसके घर पे रहा हूँ, उसके दोनों हाथ नहीं है। उसके संघर्ष को अगर आप देखेंगे तो हॉस्टल में कोई दूसरा व्यक्ति उसको खाना खिलाता था। श्रीनारायण भाई आप जानते हैं कि जैसा अभी कह रहे थे कि उनके पास दोनों हाथ नहीं है। तो हमारी जो समस्याएं हैं ना, सबसे पहले तो ये देखना है कि हम उसके लिए कितना सक्षम है और कितना प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि अवनीश सर हैं और राठी दीदी हैं, इसलिए उन लोगों को समय मिलना चाहिए। अनुभवी व्यक्ति ज्यादा शेयर करेंगे। लेकिन आपकी समस्याओं भी, मैं इन सारी समस्याओं का जो है निचोड़ आपके सामने रखा हूं कि आपको अगर अपने अधिकार को लेना है तो लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। आपको अपने आप पे विश्वास करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट की नीतियां बनती रहती हैं, बदलती रहती हैं, उससे घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस दिशा में आपको आगे बढ़ना है। मैं कहता हूं कि हमारे पास दृष्टि ही नहीं है, विजन ही नहीं है कि किस दिशा में हम लोग काम करें। तो अगर आप इसे सोचें कि आपको जो करना है उसको प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, तो आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और उसके बीच में सहयोग की जरूरत है तो बाकी और लोग हैं वो करेंगे, लेकिन आपको आगे चलना पड़ेगा, आपको आगे आना पड़ेगा। बात यहाँ पे समाज की मुख्य धारा से उन लोगों को जोड़ने की है जो अभी तक इस लेवल तक ही नहीं पहुंच पाए हैं कि वो अपने अधिकार को ही जाने। हम तो जान रहे हैं, अब हमारी बारी लड़ने की है, लेकिन अभी बहुत ऐसे हैं जो जानते ही नहीं है। उनको कैसे हम अवेयर करें? तो इन्हीं बातों के साथ मैंने कोशिश की कि सबके प्रश्न को एक साथ उत्तर देने की प्रयास किया है और आई थिंक सब लोग समझ भी गए होंगे। तो फिर मैं श्रीनारायण जी को कहता हूं कि आगे अगले जो वक्ता हैं या जो भी जिनको निर्देश देना है। विवेक भाई, नागेश भाई, हम लोग के बीच डॉक्टर नीरज सर जुड़े हुए हैं। जी जी। तो उनको भी जो है
अब अगले वक्ता के क्रम में मैं डॉक्टर नीरज मधुकर सर से निवेदन करूंगा। नीरज सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप अपना माइक अनम्यूट करें और हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। डॉक्टर नीरज सर, सभी लोग अपना माइक म्यूट रखें जिससे आप आसानी के साथ सुन पाए। सभी से निवेदन है। डॉक्टर नीरज सर, डॉक्टर नीरज सर, शायद तो हम लोगों को नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन जुड़े हुए हैं। नागेश जी सर, एक प्रश्न है बच्चों का इसमें। नीरज सर अगर जुड़ जाते हैं तो उनसे आप बुलवाइए। लेकिन उस बच्चे का प्रश्न है जी कि जो है केबीएस और एनवीएस नवोदय विद्यालय में जो है अपॉइंटमेंट कैसे होगा। ये जो केबीएस है या नवोदय विद्यालय है उसकी जो योग्यता की जो क्राइटेरिया है, अगर वो विशेष शिक्षा वाले अभ्यर्थियों को अवसर नहीं दिया जाता है तो उसकी दिशा में क्या करना पड़ेगा। आप जैसे जो प्रतिद्वंदी हैं उन लोगों का एक समूह तैयार करिए। समूह तैयार करने के बाद उससे संबंधित मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंट करिए। मिनिस्ट्री से भी नहीं होता है तो आप उसमें उसके फेवर के लिए आप CIL दाखिल करिए, रीट दाखिल करिए। क्यों नहीं इसी संविधान के द्वारा सबको समान अधिकार देने की बात की गई है। और बीएड भी उसी पार्लियामेंट की क्रिएटेड बॉडी RCI के द्वारा मान्यता प्राप्त है और सामान्य बीएड भी NCT के द्वारा पार्लियामेंट के द्वारा क्रिएटेड बॉडी के प्राप्त है। तो अपने अधिकार के लिए आप सभी लोग संगठित होइए और अपनी बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जाइए। जरूर कुछ ना कुछ हासिल होगा। इसलिए सिर्फ ये कहना कि नहीं हो रहा है उसके लिए आपको लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या नीरज सर हमारी बात सुन पा रहे हैं? हमारी आवाज नीरज सर तक पहुंच रही? आदरणीय नीरज सर, शायद वो हमारी वाणी को नहीं सुन पा रहे हैं। एक ओम प्रकाश भाई हैं, पिछली बार भी उन्होंने कई प्रश्न पूछा था, इस बार भी उन्होंने कई प्रश्न पूछे हैं और उनका प्रश्न जो है वो विशेष शिक्षा में नागेश हेलो जी सर, इसमें हुकुम सिंह जुड़े हुए हैं। हाँ, और हुकुम सिंह अपने विद्यालय पे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो 2 मिनट उनसे अगर आप चर्चा करें कि वो क्या कर रहे हैं और कैसे उन्होंने अपने विद्यालय को इतना अच्छा बनाया है और तो थोड़ा सा अच्छा होगा। जी, मैं जरा ओम प्रकाश जी के प्रश्न पर अपनी एक बात कह दूं सर। पिछली बार भी उनको उत्तर नहीं मिला था, इस बार भी उनको उत्तर नहीं मिलेगा तो नहीं ठीक है। ओम प्रकाश भाई, आपको बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जैसा सर ने बताया, जब किसी समस्या का इंडिविजुअल कोई निदान नहीं निकलता है तो संगठनात्मक स्वरूप में उसका निदान निकाला जाता है। हम लोग विशेष बीएड, विशेष डीएड या जो विशेष शिक्षा की डिग्री के मामले में अब बहुत करीब आ चुके हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाने का नहीं है, ऑलरेडी मामला सुप्रीम कोर्ट में है ही। सुप्रीम कोर्ट में बड़े भाई रजनीश पांडे जी पूरे मुखर होके विशेष शिक्षा के लिए, विशेष बालकों के लिए लड़ रहे हैं निरंतर। वो अपने संगठन के तरफ से, जिसका नाम नौसार्प है, नासेर्प करके, जिसकी स्थापना उन्होंने 2018 में की और इसका मूल ध्येय ही दिव्यांगजनों को शिक्षा पहुंचाना तथा दिव्यांग जनों हेतु तैयार हुए विशेष बीएड वाले, डीएड वाले छात्र छात्राओं को, अध्यापकों को विशेष विद्यालयों में और सामान्य विद्यालयों में समेकित करने की बात है, उसमें ज्वाइनिंग देने की बात है। तो ओम प्रकाश भाई,
निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत जल्द, अति शीघ्र हमारे आपके सामने नए से नया निर्णय आपको सुनाई देगा। आपको सूचना भी होगी, मैं जानकारी दे दूं। वैसे आप लोग श्रेष्ठ जन हैं, बड़े लोगों के सामने मैं कुछ इस तरीके से कहना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी विशेष विद्यालयों में कई पोस्ट क्रिएट हो चुके हैं, जिसका पूरा ध्येय उसी सुप्रीम कोर्ट के रीच को जाता है, पांडे जी के मेहनत को जाता है, इस पांडे जी की मेहनत को। और बहुत जल्दी जैसे ही कोरोना काल का कुछ मैटर समाप्त होगा, आप देखिएगा विशेष शिक्षा के लिए कई नए प्रतिमान आएंगे हमारे आपके सामने। तो वहां चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत जल्द लड़के झगड़ के जैसे बनेगा, वैसे विशेष शिक्षा की डिग्री को क्या से कहां पहुंचाया जाए, उसके लिए हम लोग लगे हैं। आप चिंतित न होइए, देर हुई है लेकिन दुरुस्त आएंगे, इसका पूरा आपको विश्वास दिलाते हैं। लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक हो रहा है, कोई बात नहीं, हम आएंगे, आप लोगों को, हम लोगों को, सभी को मिलेगा। लेकिन आज हमारा काम है प्रत्यक्ष रूप से दिव्यांग जनों तक धरातल पे सुविधाएं कैसे पहुंचे, इसके लिए आज यहाँ पे चर्चा करना। तो मैं सभी से ये अनुरोध करूंगा कि मैं अपने अगले वक्ता आदरणीय डॉक्टर अवनीश चंद्र मिश्रा सर को आमंत्रित करता हूं को हमारे बीच आए और उनसे दो बातों पर अपनी कुछ वाणी रखने के लिए मैं निवेदन करूंगा। बहुत देर तक तो नहीं, क्योंकि आपका स्वास्थ्य अभी थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अरे हुकुम को भी सुनोगे ना, हुकुम को भी सुनोगे ना। हाँ तो पहले सुन लो। पहले मैं हुकुम भाई को ही आमंत्रित करता हूँ। हाँ, वो हमारे बीच इनको और नीरज भी आ जाए तो डॉक्टर नीरज को भी हुकुम भाई। डॉक्टर चंद्रशेखर यादव भी जुड़ सके हैं, कुछ कहना चाहते हैं क्या सर? हुकुम भाई बोलिए। प्यारे हुकुम भाई। हुकुम भाई नहीं होंगे तो उन्हीं के दोस्त हैं राजू भाई, वहीं से फर्रुखाबाद से, उनसे बोलवाइए। दोनों लोग जो है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि हुकुम ना सुन रहे हैं आवाज, तो जो है राजू भाई उनकी बात कह सकते हैं। राजू भाई आप भी आए और अपना मार्गदर्शनित बात हम लोगों के सामने रखें। हमारे सामने उन सभी वक्ताओं का स्वागत है जो हमें ऐसे मार्ग बताएं कि हम व्यक्तिगत स्तर पर दिव्यांग जनों के लिए अथवा 2-4 के ग्रुप से या कुछ अपनी ही व्यवस्थाओं से कैसे दिव्यांग जनों के लिए एक सशक्त मार्ग निर्धारित करें। तो इस पक्ष में मैं राजीव जी से भी निवेदन करूंगा, अगर वो हैं तो आए, अपनी बात रखें। आदरणीय राजीव जी। राजीव शुक्ला जी। हेलो जी बोले शुक्ला जी बोले। सभी आदरणीयों को हमारा सादर प्रणाम। हेलो प्रणाम। राजीव भाई आप वीडियो के साथ आइए। की आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। हाँ सर आ रही है, साफ आ रही है। सभी आदरणीयों को हमारा सादर प्रणाम। अरे चेहरा भी दिखना चाहिए। हाँ जी सर, अभी चेहरा ऐसा है ना सर, हम ट्रेवल कर रहे हैं थोड़ा सा। अच्छा ठीक तो ठीक दिक्कत हो रही है। हेलो बोलिए राजीव जी बोलिए। जी हम लोग जो है यहाँ पर फर्रुखाबाद में दिव्यांग चेतना मंच नाम से विकलांगों का एक छोटा सा समूह चलाते हैं, जिसके माध्यम से हमारा प्रयास रहता है कि हमारे जितने दिव्यांग भाई हैं उनको जो है जितना हो सके संभव हम उतना प्रयास करते हैं उनकी मदद करना। उनको कैलिपर आदि या उनकी किताबें हैं, उनका एडमिशन है, इस संदर्भ में मतलब जो भी उनको मतलब गाइडेंस चाहिए होता है, हम और हुकुम सिंह दोनों लोग मिलकर इनको देते हैं। और उसके माध्यम से क्या होता है कि हमारे छोटी सी मदद से हमारे विकलांग भाइयों को किताबें उपलब्ध हो जाती हैं, उनका एडमिशन हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि उनका भविष्य उज्जवल हो जाता है। तो हमें यही सबसे बड़ा प्रसाद है, हमारे लिए सौभाग्य होता है कि हम जितना कर पाते हैं हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य समझते हैं अपना। और बाकी ज़्यादा तो कुछ हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन हाँ आर्थिक रूप से कोई ज़्यादा मदद नहीं कर पाते हैं, लेकिन हाँ उनका एडमिशन करवाना
और उनको गाइड करना, उनको कैलिपर, उनके लिए ट्राईसाइकिल, जो भी संभव होता है हम उनकी मदद हम दोनों लोग मिलकर करते हैं। बाकी और कोई बड़ी समस्या होती तो हम श्रीनारायण भाई से संपर्क करते हैं, उनके माध्यम से भी जो भी समस्या का समाधान होता है वो करवा देते हैं। धन्यवाद। पवन भाई रायबरेली। पवन भाई रायबरेली से। जी जी बताएं। हाँ भैया नमस्ते। नमस्ते। सब बढ़िया, हम तो पीछे हैं, अब आप लोग अग्रज भाई लोग सब आगे जैसा दिशा निर्देश मिलेगा वैसे कर रहे हैं हम लोग। पवन भाई हम लोग जो कर रहे हैं वो यहाँ बताने की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि उससे संबंधित कई ऐसे लोग हैं जो हमारे आपके आसपास हैं, लेकिन वो नहीं जान पाते कि हम आप क्या कर रहे हैं, वो जुड़ नहीं पाते। इसलिए आप बताइए, पते के साथ बताइए, संपर्क नंबर के साथ बताइए, जिससे आपके आसपास के आवश्यकता वाले लोग आपसे जुड़ सके। रायबरेली में पवन सिंह राणा, और यहाँ हम प्राइमरी में प्रधानाध्यापक हैं भैया, और श्रीनारायण भैया के साथ हम पिछले लगभग 10 सालों से जुड़े हुए हैं और ज़्यादा ही हो गया। और पिछली मीटिंग से लगातार हमने पास, जैसे श्रीनारायण जी बता रहे थे कि रेलवे पास है या UDID कार्ड है, इससे रिलेटेड ग्रुप से जुड़े हुए समस्त मेंबर को हम अलग से फोन पे उनको जानकारी देते हैं, जितना जानकारी हमारे पास है, और जब कोई दिक्कत आती है तो हम लोग श्रीनारायण भैया संपर्क करते हैं। और अभी तो बस चल रहा है ऐसे ही, और साथ में जुड़े हैं, जैसा दिशा निर्देश होगा रायबरेली स्तर पे तो हम पूरा आश्वस्त करेंगे समस्त मेंबर को कि अगर रायबरेली के क्षेत्र में कोई भी काम किसी भी तरीके का है, किसी भी मित्र का RUP कहीं से भी, तो उसको हमारा प्रयास रहेगा कि वो पूरा हो जाए। हमारे पवन सर कृपया अपना नंबर देंगे। यही शब्दों के साथ वाणी को विराम। पवन सर कृपया अपना नंबर दे दें। हाँ बिल्कुल, 94,500 62 63 94,500 62 63 62 63। अरे जहाँ CMO ऑफिस है उसके बगल में पवन भाई रहते हैं, पवन भाई को बता देंगे। जी हम CMO ऑफिस, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप के बीचों बीच पवन भाई अपनी स्कूटी से चलते हैं, इनके दोनों अध्यापक जो किससे है, आप किसी से पूछेंगे कोई बता देगा। बहुत बहुत बढ़िया बताया आपने पवन भाई। अब आप सिर्फ एक लाइन में एक बात और बता दीजिए। आप वहाँ पे बताया आपने कि आप प्रधानाचार्य हैं, तो आपके स्कूल में दिव्यांग बच्चों की कितनी संख्या है? भैया सिर्फ एक बच्चा पढ़ता है, और इसी लॉकडाउन के समय में जो है उसके अभिभावकों से संपर्क हुआ था, वो पहले बाहर था, तो उसका जो है हम अभी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए लगे हुए थे, लेकिन अभी तक भैया बन नहीं पाया है। हमारे आसपास 5-6 स्कूलों में सिर्फ एक ही बच्चा है। आपसे आशा और विश्वास रहेगा कि आप और अधिक संख्या बढ़ाएंगे वहाँ पे, और एक मॉडल क्रिएट करने की कोशिश करें कि प्राइमरी में अधिक से अधिक छात्रों का नामांकन हो सके, जिससे हम लोग आपका उदाहरण दे सके। हेलो। अब अगले क्रम में मैं आदरणीय अनिश सर को आमंत्रित करूंगा कि वे आए और मार्गदर्शन करें हमारा। हेलो जी। हेलो मोहम्मद समीम जी बताएं। जी सर, नमस्कार जी सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर, मैं समीम जी बात कर रहा हूँ मैनपुरी से। जी जी सर, हम जानना चाहते हैं जो विशेष शिक्षक हैं, स्पेशल एजुकेटर, जो NGO में काम करते हैं, स्पेशल बच्चों को टीच करते हैं, तो उनके लिए सर काफी शोषण होता है NGO को लेकर के, क्योंकि हम लोग विशेष शिक्षक बच्चों के साथ
भरपूर प्रयास करते हैं और काम करते हैं, बट हम लोगों को ये पेवर जो है वो कोई निश्चित नहीं रहता है जिससे कि हम अपना भरण पोषण कर पाए। ना तो आरसीआई ने कोई किसी प्रकार की गाइडलाइन जारी की है कि स्पेशल एजुकेटर को इतना पेवर होना चाहिए या लेक्चरर को इतना पेवर होना चाहिए प्राइवेट सेक्टर में। तो उसके लिए सर हम जानना चाहते क्या है, किस तरीके से ये हो सकता है क्या? आदरणीय शमीम भाई, मैं सर तक आपका यह प्रश्न नहीं जाने दूंगा, मैं खुद ही इस प्रश्न का उत्तर आपको दे देता हूं। देखिए, विशेष शिक्षकों के मामले में एनजीओ क्या वेतन देते हैं, यह एनजीओ का स्व का विचार है। इसमें न भारत सरकार न उत्तर प्रदेश सरकार कोई गाइडलाइन नहीं दी है। गाइडलाइन अगर कोई दे सकता है, मैं डीएड के विषय में बात कर रहा हूं, रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूं, जबकि मैं भी किसी ऐसे संस्थान से जुड़ा हूं। अगर इस मामले में कोई गाइडलाइन दे सकती है तो वह संस्था है भारतीय पुनर्वास परिषद, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, और जिसको मैं डंके की चोट से कहता हूं कि वह हमारे भविष्य के साथ खेलने वाली और सबसे ज्यादा बेकार किस्म की काम करने वाली संस्थान है। जो अब मैं और नहीं कहूंगा, जाने दीजिए, आपके प्रश्न में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि उसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं, आपको जो मिल रहा है वो बहुत है, बस इतना ही कह, बस आगे मैं इसमें कुछ बात अपनी बोलना चाहूंगा नागेश जी। मैं विजय शंकर शर्मा, मैं विजय शंकर शर्मा इस बात पर अपनी बात रखना चाहता हूँ। आपने कहा, मैं 2 मिनट ही मैं खत्म कर लूंगा। दरअसल होता क्या है, एनजीओ एक ऐसे ही संस्थान होते हैं जिस पर गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं रहता है। आप यदि मिनिमम वेजेस एक्ट की तरफ जाएंगे, जो न्यूनतम मजदूरी का जो अधिनियम है, उसके हिसाब से आप लागू करवाना चाहेंगे तो भी आपको एनजीओ स्तर पर बहुत हद तक उतनी सैलरी और ये सब चीजें नहीं मिल पाती हैं। जी सर। उसके 2 कारण। आप यदि नॉर्मल स्कूल्स को भी देखेंगे ना, तो आपके सामान्य जो विद्यालय हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, उसमें भी जो सैलरी दी जाती है वो मैनेजमेंट के अपने आधार होते हैं कि किसको कितनी सैलरी देनी है। ये जो शोषण की आप बात कर रहे हैं, शोषण मैं उसको नहीं कहूंगा। दरअसल जो टीचर है वो खुद एनजीओ की शर्तों पर तैयार हो करके ही उस नौकरी को ज्वाइन कर रहा है। तो शोषण में केवल एम्प्लॉयर जिम्मेदार भी नहीं है, और वो उसका रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। उसके रीजन ये भी हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट है, तो टीचर विशेष शिक्षक को ये भी लगता है कि चलो कोई बात नहीं, कुछ तो मिली, तो उसमें हम उतने पैसे में ही अपना काम चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तो उसका मतलब ये नहीं कि एनजीओ, प्रत्येक एनजीओ शोषण कर रहा है या फिर सारे शिक्षक जितने भी स्पेशल एजुकेशन में लगे उनको बहुत कम वेतन ही मिलता है। मैं इतना बताऊं कि जिस आप शोषण की बात कर रहे हैं, दरअसल विशेष शिक्षा के क्षेत्र में हमारे पास एनजीओ की अधिकता है। एनजीओ के अपने प्रयास हैं, लेकिन एनजीओ का भी आपको देखना पड़ेगा, उनके पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, उनके पास फाइनेंस की प्रॉब्लम होती है। संस्था को आप मैं बताऊं, यदि मैं एनजीओ का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, ना करता हूं, लेकिन आप ये मान के चलिए कि जिस एनजीओ को हम खोलने की बात करते हैं, उसका खर्चा चलाना उसके लिए भारी हो जाए तो सैलरी तो बहुत दूर की बात है। एक बनारस का एग्जाम्पल बहुत पहली मीटिंग में हमने डिस्कस किया था। बनारस का स्कूल बंद होने जा रहा है 9 से 12 तक, ग्राउंड वही बना रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं है। तो और रही बात भारतीय पुनर्वास परिषद की, भारतीय पुनर्वास परिषद ने इस मामले में तमाम जो गाइडलाइंस हैं वो जारी की हुई हैं। जो डीएड के डिप्लोमा कोर्सेज चलते हैं उसमें भी गाइडलाइन जारी की हुई है, उसमें भी वो फीस भी निर्धारित की हुई है और टीचर्स को सैलरी देनी है जो एज पर नॉर्म से वो भी निर्धारित की हुई है। लेकिन यदि कोई संस्थान नहीं कर रहा है, अब वो किन वजहों से उन चीजों में सफल हो जाता है, ये हमारा आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। वरना डिप्लोमा जो पाठ्यक्रम है, उनके पाठ्यक्रमों की जो मान्यता है उसमें एक आधार वहां पे पढ़ाने वाले शिक्षकों का वेतन भी है। और जब इंस्पेक्शन के लिए कोई टीम जाती है तो उसको वो सैलरी स्ट्रक्चर दिखाना पड़ता है कि आपने आदमी के बैंक अकाउंट में कितना पैसा ट्रांसफर किया। तो ये तमाम ऐसी चीजें होती है, इस पर बहुत गवर्नमेंट का ऐसा कंट्रोल नहीं होता, दोनों तरफ से होता है, म्यूचुअल है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे एनजीओ हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे एनजीओ जो बहुत खराब काम कर रहे हैं।
लेकिन सर ऐसा होता तो हम एक मिली जुली, ऐसा होता नहीं है, जी? जो भी होता है सर काम पेपर वर्क पे होता है, एक्चुअल काम तो काफी नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते कि हम पेपर पे काम होता है। नो डाउट जो आप कह रहे हैं वो सत्य है, कुछ संस्थाओं में ऐसा होता है, मैं इस बात को मानता हूं। जी जी बिल्कुल सर, लेकिन सारी संस्थाएं ऐसी हो जाएं नहीं। या सारे संस्थानों में हो या फिर अधिकतर संस्थानों में हो, ये संभव नहीं है। हाँ, ये स्वीकारोक्ति करनी पड़ेगी कि हाँ होता है। जी सर। तो उसको ठीक करने के लिए दो तरीके होते हैं। मैं यदि मान लीजिए जिस संस्था में जा रहा हूं, तो मेरा ये उद्देश्य उस संस्था के साथ होना चाहिए। एनजीओ है, मुझे सबसे पहले ये जानना पड़ेगा वो एनजीओ की अपने फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स उनके साथ हैं। तो सबसे पहले मेरा काम अपनी सैलरी को निर्धारित करना नहीं है, बल्कि उस एनजीओ के फाइनेंस को कैसे बढ़ाया जाए, ये मेरी जिम्मेदारी है। समझ रहे हैं आप? तो एनजीओ के, अच्छा, अब जो एनजीओ वाकई है खराब है, तो इतना आपको बता दूं, जो आपने बहुत पुरानी एक अंग्रेजी की वो सुनी होगी, बाबा बाबा ब्लैक शीप। भैया जो काला शीप होता है ना, वो अलग से दिखाई दे जाता है। जो बदमाश आदमी होता है ना, उसके दूर से लोग ताड़ लेते हैं। जो बदमाश और जो खराब एनजीओ होते हैं ना, उनको कोई भी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी गवर्नमेंट की पैसा देने वाली संस्था या फिर जो समाज में जो संभ्रांत वर्ग हैं, वो दान देने के मामले में सबको ताड़ जाते हैं। मैं ऐसे एनजीओ का भी यहाँ पे अभी नाम नहीं लेना चाहूंगा जिनके पास इतना पैसा है, क्योंकि वो काम अच्छा कर रहे हैं, कि वो अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाते हैं। ऐसे भी एनजीओ हैं। तो आप उस संस्था के साथ लगिए, उस संस्था के साथ केवल सैलरी ही नहीं, उस संस्था के फाइनेंशियल चीजों को कैसे बढ़ाया जाता है, कि गवर्नमेंट सबको नहीं दे सकती। ये मेरा इसमें अपना सबमिशन था। जी जी सर, जी सर, थैंक यू। बिल्कुल सही सर। आदरणीय प्रोफेसर अवनीश चंद्र मिश्रा सर, आपसे आग्रह है, निवेदन है, आप अपना माइक अनम्यूट करें और हमारे सभी सहयोगियों को संबोधित करें। चंद्रशेखर भी कुछ कहने वाले थे, चंद्रशेखर भी कुछ कहने वाले थे। जी सर, प्रणाम। भाई आपकी माइक इको कर रही है। हेलो जी बताएं। सर, जो स्पेशल बीएड की बात नागेश जी कर रहे थे और अन्य लोग कर रहे थे, तो स्पेशल बीएड रोका नहीं जाता, सामान्य टीचर्स की भर्ती में भी लिया जाता है और स्पेशल एजुकेशन के लिए जो पोस्ट आती है उसमें भी लिया जाता है और विज्ञापन में भी इसका जिक्र होता है। ये जो चंद्रशेखर जी, जो कुछ ही जगहों पर ऐसा है कि जहां पर विशेष शिक्षा की डिग्री को मान्य नहीं करते हैं, केवल कुछ जगहों पर है, तो उन जगहों पर अभी बहस चल रही है कि उनको शामिल कर लिया जाए। और उसका जो आधार बनाया गया है, वो आधार ये है कि जब सभी स्कूलों में एक एक स्पेशल एजुकेटर चाहिए, तो इनको क्यों नहीं शामिल किया जाए। तो इस पे चल रहा है। तो दोनों तरह की हैं, तो वो एडवर्टाइजमेंट में पहले ही निकाल देते हैं, बता देते हैं कि हमको स्पेशल एजुकेशन में नहीं चाहिए या फिर हमको स्पेशल एजुकेशन में चाहिए। तो आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है चंद्रशेखर जी। थैंक यू सर। तो राठी दीदी है ना? हाँ दीदी है सर, है दीदी है। ठीक है। तो आज का सत्र भी बहुत अच्छा रहा और बहुत अच्छे विचार आए और प्रश्न भी आए। संजीव जी ने और डॉक्टर विवेक ने, डॉक्टर विजय जी ने और श्री नारायण ने, नागेश ने, चंद्रशेखर ने जो बातें कही, ये कुल बातें मिलाकर 3-4 जो बिंदु हैं वो मुख्य रूप से हैं जिनकी ओर इशारा होता है। देखिए, एक तो जो बड़ा एक मूल प्रश्न कहा संजीव जी ने कि हम समाज के जिस क्षेत्र में लगे हैं
और जिस भी क्षेत्र को आने वाले नौजवान अपना चुनाव करेंगे उसमें आने का, तो उसकी कुछ मिनिमम तैयारी होती है। वो एक तैयारी रखनी पड़ती है जिसकी बात संजीव जी ने की थी। तो उसके लिए केवल डिग्री काम नहीं करती, और जो अभी समय आ रहा है, ये समय और कठिन आने वाला है देश में। नौकरियों के जो अवसर हैं उनके सामने भी जो प्रश्न खड़े हो रहे हैं उसको आप देखें, अगर समझें, तो आपको सही स्थिति मालूम होगी। तो ऐसे में एक जो सबसे बड़ा सहायक हो सकता है कि अपनी तैयारी किस प्रकार की है चुनौती से लड़ने की। और जब एक बार तैयारी हो जाती है तो आगे का रास्ता आसान हो जाता है। फिर जो दूसरी समस्या की चर्चा हुई कि कुछ संस्थाओं के कार्यशैली पर प्रश्न है, कुछ गैर सरकारी संस्थाओं के ऊपर सवाल है, कहीं कहीं नियोजन का सवाल है कि हमको नौकरियां नहीं मिलती, कहीं नौकरियां नहीं आ रही हैं, तो फिर आप उनको एड्रेस करेंगे। जब वो एड्रेस करेंगे तो आपकी इंडिविजुअल कोशिश तो होगी अपनी तैयारी, फिर एक सामूहिक प्रयास होता है तमाम समस्याओं के लिए, जिसके लिए ये बार बार सब लोग इकट्ठा होते हैं। और सामूहिक जो प्रयास है वो कुछ समस्याओं का चयन करके जो बहुत ज्वलंत हैं और उन पर कैसे लड़ सकते हैं, जैसा नागेश जी ने बताया कि देखो कुछ प्रश्नों को लेके सुप्रीम कोर्ट तक लोग गए हैं। तो ऐसे प्रयास देश में हो रहे हैं, लेकिन ये प्रयास जो रास्ता बनाते हैं, वो रास्ता जिसके लिए बनेगा उसके लिए हमको तैयारी रखनी पड़ेगी, जिस बात को संजीव जी ने कहा। तो एक तो वो याद रखना चाहिए, और दूसरा कि एक सामूहिक प्रयत्न ये याद रखना चाहिए। ये बहुत काम आता है, देखो, और आज के समय तो और काम आने वाला है। वैसे अभी तो जो समाज में है ना, वो लोग चाहते हैं कि कोई सामूहिक प्रयास करने वाले लोग खड़ा ना हो। आपको बहुत लोग कहते मिल जाएंगे कि तुमको दूसरे के काम से क्या मतलब है रे, तुम अपना ध्यान दो, तुम ठीक हो जाओगे, सब ठीक हो जाएगा। ये जो बात है ये यथास्थिति बनाने की रहती है। आपको अच्छे से नींद आ जाए, आप सो जाएं, आप अपनी बात कहें नहीं, ये ऐसा प्रयत्न और ऐसी कोशिश करने वाला एक समाज और सत्ता में वर्ग होता है। राजनीति में वो नहीं चाहता कि कोई मुखर हो जाए, कोई फ्रंट खुले, कोई लोग इकट्ठे हो जाएं। उस बात को भी ध्यान में रखना है। आप रस्साकशी देखते हैं ना, रस्साकशी होती है तो एक आदमी रस्सा नहीं खींचता, एक जो उसमें बहुत बड़ा रहता है, भारी भरकम, उसको सबसे पीछे लगा देते हैं, उसमें रस्सी लपेटते हैं, और बाकी लोग उसको खींचने के लिए दोनों ओर से लगते हैं, और फिर वो जिसकी ताकत होती है जीतता है। तो अभी परिस्थिति ये है कि रस्सी को एक साथ कई लोगों को पकड़ना है, और जो रस्सी को ठीक से पकड़ सके उन सबको एक साथ इकट्ठा होना है, तब आप रस्सी को खींच पाएंगे। वो चाहे रस्सी रोजगार की है, चाहे नौकरी की है, चाहे समस्याओं के समाधान की है, चाहे छोटे छोटे स्तरों पर जो चीजें होती है। लेकिन उसके लिए जो डॉक्टर संजीव जी ने अपनी बात कही कि अपनी तैयारी रखनी चाहिए, वो एक बहुत जरूरी चीज है, जहां से आपका सारा प्रयत्न और प्रयास और संघर्ष शुरू होता है। वो आप करके आगे बढ़ेंगे तो आगे चीजें आ जाएंगी। अभी ये मंच जो है ये तो एक बड़ी बातों को लेकर उसको शेप देने का कि आखिर हम क्या कर सकते हैं,
कुछ इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, लेकिन एक बड़े स्तर पर हम लोग कैसे प्रयास करके लोगों की मदद कर सकते हैं, लोगों की छोटी छोटी समस्याओं में जो भिन्न भिन्न जिलों से लोग जुड़े हैं वो कैसे कर सकते हैं। लेकिन वो करना केवल इसलिए नहीं है कि आप ठीक हो जाइए और काम पूरा हो गया, नहीं, हम ठीक हो जाएं, इस भाव से आगे बढ़ने का प्रयत्न और इस भाव से आगे बढ़ने का संस्कार पैदा करने की आवश्यकता है। आज ये आवाजें कभी कभी आपको लगती हैं कि कमजोर पड़ जाती हैं, वो इसीलिए कमजोर पड़ जाती हैं कि ये बिखराव है, एक बहुत ही वैयक्तिक सोच की ओर समाज बढ़ रहा है। दूसरे की पीड़ा से पीड़ित नहीं होना एक ऐसा असंवेदनशील समाज बन रहा है, और ये समाज यथा स्थिति बनाने वाले लोगों की मदद करता है, लोग बंट के हो जाएं। इस बंटवारे से भी सतर्क रहना है, अपनी तैयारी भी करनी है और सामूहिक प्रयत्न से अपनी समस्याओं के हल करने के लिए अग्रसर भी होना है। और जब इस रास्ते पर हम आगे चलेंगे तो हम अपनी समस्याओं का निराकरण कर पाएंगे, अपने समाज की समस्याओं का निराकरण कर पाएंगे और एक समाज में एक अच्छा रास्ता भी दिखा सकते हैं। लेकिन उसके लिए साहस चाहिए, उसके लिए हिम्मत चाहिए, उसके लिए अपने अंदर आत्मशक्ति चाहिए। जो पिछली बार मैंने एक बात कही थी कि वो जटायु की शक्ति चाहिए, हमको भीष्म जैसे अनिर्णय की स्थिति की आवश्यकता नहीं चाहिए। शक्ति भी है, राजसत्ता भी है, लेकिन भीष्म कुछ नहीं बोले। लेकिन एक पक्षी, उसकी अंतःशक्ति इतनी मजबूत थी कि वो एक नारी की रक्षा के लिए आगे बढ़ गया, बिना किसी लाभ, बिना किसी हानि के सोचे। कौन अपना है, कौन पराया है, वो तो उसके जाति के भी नहीं थे, वो तो पक्षी समुदाय के भी नहीं थे। पक्षी होके मानव की सहायता के लिए खड़ा हो गया। तो आज उनका स्मरण किया जाता है, इतिहास उनको सम्मान से याद रखता है, समाज उनसे प्रेरणा लेता है, इसलिए कि वो खड़ा हुए अन्याय का प्रतिकार करने के लिए, इसलिए कि वो सज्जन शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए अपनी मदद किए, इसलिए कि वो दुर्जन शक्ति को कमजोर करने के लिए, परास्त करने के लिए मुखर हो गए। ये बातें यहां भी सोचने की जरूरत है। और इसमें से जो हम रास्ता निकालेंगे वो रास्ता विकलांग जन का एक जो सुंदर रास्ता है, जो एक स्वावलंबन का रास्ता है, वो तैयार करेगा। लेकिन यह जानिए कि देश में क्या परिस्थिति है, क्या चीजें हो रही हैं, क्या परिदृश्य बन रहा है, इसमें रखकर अपने प्रयत्न को आगे बढ़ाना है। मैं बहुत विस्तार से आज नहीं बात करना चाह रहा हूं, फिर अगली बार बात करूंगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, जो हमारे वक्तागण आए और सभी वक्तागणों ने, संजीव जी ने, और जो टिप्पणियां की वो बहुत अच्छी टिप्पणियां आई, प्रश्न भी बहुत अच्छे आए। ये प्रश्न आने चाहिए। जो लोग प्रश्न लिख रहे हैं, करीब करीब 100 की संख्या पहुंचने वाली है प्रश्नों की। ये बहुत अच्छी बात है। ये जो लोग प्रश्न देख रहे हैं, डॉक्टर नागेश हैं, डॉक्टर विवेक हैं, ये उन प्रश्नों का भी उत्तर देंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आपने अवसर दिया, मुझे सुना। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने एक बहुत ही कुशल मार्ग हमें निर्दिष्ट किया। कमेंट में देखिए, जितने भी लोग कार्यक्रम में जुड़ते हैं, आप सभी से बड़े करबद्ध निवेदन के साथ कह दूं, यह कार्यक्रम डीमोटिवेशन के लिए नहीं रखा जाता। मोटिवेशन और मार्ग प्रशस्तीकरण, यह हमारा लक्ष्य है। हमारी एक बिटिया ने लिखा है, कमेंट देखकर मन में डर बैठ गया है कि कहीं गलत कोर्स तो नहीं कर रहे, क्योंकि अभी इस क्षेत्र में संपूर्ण जानकारी भी नहीं। सभी का कहना है कि डिग्री मान्य नहीं है। बिटिया, मैं प्रश्न आपका पढ़ रहा हूं, नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन मैं आपको संबोधित करते हुए कहूं, जो कोर्स आप कर रही है वह सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत में डंके की चोट पर मान्य है
चाहे जहां सभी लोग उसमें नौकरियां कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, संजीव सर के एक लाइन को पकड़कर जो अंग्रेजियत की बात उन्होंने की थी, उस लाइन को पकड़ मैं अपनी बिटिया को बताऊंगा और डीएड बीएड करने वालों को भी बताऊंगा, विशेषकर डीएड वालों को। अगर आप अंग्रेजी के ठीक ठाक ज्ञाता है, ठीक ठाक इंग्लिश बोल लेते हैं, तो सीबीएसई आपके लिए बाहें फैलाया खड़ा है। अवसर अलग हो सकते हैं, थोड़ा टाइम लग सकता है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कभी अगर उदाहरण लेना हो तो आप चले आइएगा कार्यालय के बगल में क्राइस्ट चर्च डिग्री कॉलेज है, मिल लीजिएगा। वहां पे अपने प्रयत्नों से विशेष शिक्षा के स्कूल वहां डेवलप करा के, और जो 3-4 विशेष शिक्षक हैं 70,000 प्लस सैलरी पा रहे हैं, अपनी योग्यता को प्रमाणित किए हैं। तो हमारी प्यारी बिटिया, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। आप जो कोर्स कर रहे हैं, जितने मन लगन से कोर्स कर रहे हैं, वह आपको अवश्य सफलता देगा। कोई भी डीमोटिवेट ना हो, सभी सीटीईटी टीईटी पास करें, और जितना हो सके निकटतम के विद्यालय में अपने को थोड़ा खरा दे, थोड़ा चमकाए, जरा नामांकित तो हो। मैं किसी को कटाक्ष नहीं कर रहा, लेकिन जितने प्रश्न आए हैं उनसे मेरा एक प्रश्न है कि क्या हमने अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को कभी किसी बच्चे के भविष्य की तरफ भी ले गए क्या? जरा उधर भी देख लिया जाए। जनपद स्तर पर, राज्य स्तर पर या राष्ट्र स्तर पर हमारे द्वारा पढ़ाया कोई बेटा किसी स्तर पे पहुंचा है क्या? जरा इस ओर भी थोड़ा देखा जाए। हम मानते हैं बीएड वालों के लिए रास्ते थोड़े कठिन है, मैंने आपको विश्वास दिलाया, नासिर दिन रात लगा है, कंधे से कंधा मिलाया है, आप चिंता न करिए। और बिटिया जी, आप तो बिल्कुल चिंता न करिए, आप लोगों के लिए तो कोई भी कहीं वो स्वप्न है ही नहीं। आप निश्चिंत रहें, अपनी योग्यता बढ़ाएं और दिव्यांग जनों को पठन पाठन में मदद करें। आदरणीय संजीव सर हमसे जुड़े हैं, तो बड़े भाई अब आप आगे के कार्यक्रम को कैसे चलाएंगे आप देखें। मैडम को बोलना होगा, मैडम को। दीदी से मैं निवेदन करूंगा कि वे अपना माइक अनम्यूट करें और हमारे इन छोटे नन्हे मुन्ने भैया के प्रश्नों का कुछ एक ऐसा उत्तर दें जो इन्हें लगे कि दिया बुझा नहीं है और न कभी बुझेगा। बुझाने वाली आधियां बहुत चली है, कोई बात नहीं है, तो बैठे हैं, इतिहास से आता है। मैं उनके सामने एक बात कह दूं, एक जिक्र आता है जफर के संदर्भ में, ऐतिहासिक परिदृश्य है, ऐतिहासिक चरित्र है। अंग्रेज जब उन्हें बांध करके जेल में ले गए तो वो भारत की जय बोला करते थे और कहते थे कि अंग्रेजों को मार कर यहाँ से निकालेंगे। तो अंग्रेजों ने कहा, उनके यहाँ भी विद्वत जन होते थे, अपने कुछ शायरी और उसमें उन्होंने अपनी बात कही कि दम दमे में दम नहीं, अब खैर मानो जान की। दम दमे में दम नहीं, अब खैर मानो जान की, ऐ जफर अब सो चुकी शमशीर हिंदुस्तान की। तो जफर साहब ने कहा, बेड़ियों से जकड़े हुए, पूरी तरीके से पिटे हुए, जफर साहब ने कहा कि बाजुओं में जब तक रहेगी तेग हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान की तो छोड़ा गिरे, तख्त रंजन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। यहाँ की क्या सोचना जी, लंबी दूरी की यात्रा शुरू की है। तो आदरणीय दीदी से निवेदन है कि वो आए और हमारे बच्चों को और निर्देशित करें। आदरणीय दी। नागेश जी धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं कुलपति योगेश जी के लिए शुभकामनाएं देती हूँ कि वो और उनका परिवार जल्दी स्वस्थ हो जाएं। और उसके बाद जैसा अभी आखिरी आपके वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए कि किसी भी कार्य को अगर करना है तो जुनून की हद तक हमें जुटना पड़ेगा। अगर हमारा जुनून, हमारा टारगेट क्लियर है तो डेफिनेटली हम उसको अचीव कर पाएंगे। जैसा कि हमारे इस संस्करण का उद्देश्य यही है कि दिव्यांगों को मेन स्ट्रीम में लाना है, उनका नामांकन और एडमिशन करना है। अगर एजुकेशन होगी, अवेयरनेस होगी, तभी हम अपने जो अंदर अविश्वास है उसके ऊपर काबू पा पाएंगे
और अपने आगे के रास्ते को साकार कर पाएंगे। विवेक जी ने, नागेश जी ने, विजय शंकर मिश्रा जी ने, संजीव जी ने, अशोक जी ने, राजीव भाई ने, पवन जी ने, शमीम साहब, चंद्रशेखर और हमारे अवनीश भाई ने आपके सामने अच्छा मार्गदर्शन किया और अपनी जितनी समस्याएं आ रही हैं उनके बारे में बताया। देखिए, अगर हम ये सोचेंगे सिर्फ हमारा जरूरी है, क्योंकि अगर हम अपने बारे में अच्छे से नहीं जाने, जैसे कहते हैं हम अपने से प्यार नहीं करेंगे तो हम दूसरों को प्यार नहीं कर सकते। अगर हम पॉजिटिविटी के साथ अपने उद्देश्य को लेके, अपने करियर को लेके आगे बढ़ते हैं और उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि हमारे आसपास में जितने भी हमारे दिव्यांगजन हैं, हमारे विकलांग भाई बहन हैं, उनको किसी तरह की भी मदद की जरूरत होती है, वो हम पॉजिटिवली अपने एक्सपीरियंस के तहत और समाज में चल रहा है उसके तहत गाइड करते हैं, तो अपना ही नहीं अपने सब साथियों का भी भला करते हैं। लेकिन हमारे सपने जो हैं वो अच्छे, पुष्पित और पल्लवित होने चाहिए, ताकि हम देख सकें उन सपनों के माध्यम से कि हम अपने सब भाई बंधुओं को किस सीमा तक ले जाना चाह रहे हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं और उन समस्याओं का सामना हम किस तरह कर सकते हैं। मुझे ये विश्वास है कि अगर हमारा ध्येय क्लियर है, सपने स्ट्रॉन्ग हैं और परिश्रम की कोई सीमा नहीं है, अपनी लड़ाई हम लड़ सकते हैं, तो उन सपनों को साकार करना कोई मुश्किल बात नहीं है। जैसे अभी नागेश जी ने बताया कि ये कोई लड़ाई हमारी जो स्वतंत्रता की भी थी, कोई आसान नहीं थी, लेकिन हुआ, हम आजाद हुए। तो क्या हम अपनी ये परिकल्पनाएं हैं कि हम अच्छी उच्च प्राप्त करें, या हम अगर बीएड, स्पेशल बीएड वगैरह कर लिया है तो हम एज ए स्पेशल टीचर अपॉइंट हों तो हो सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारा शोषण हो, हमें वो प्रॉपर अमॉल्यूमेंट्स मिले। तो उसके लिए जब हम अपॉइंटमेंट हमें मिलता है, अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, कि उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को हमें बहुत ध्यान में रखना होगा। किसी एनजीओ में भी अगर हम काम करते हैं तो पहली बात तो अपॉइंटमेंट लेटर बहुत जरूरी है। अपॉइंटमेंट लेटर अगर हमारे हाथ में होता है तो हमें पता होता है कि इसमें क्या नियम और शर्तें हैं, उसको हमें ब्लाइंड होके उसको भरना और उसको एक्सेप्ट नहीं करना। अगर हमें कहीं कोई प्रॉब्लम लगती है तो हम उस जो हमारी मैनेजमेंट है, उस एनजीओ की भी या उस संस्थान की, उससे हम एजिटेट कर सकते हैं, उससे बातचीत करके अपना पक्ष रख सकते हैं। जैसे कि जितनी भी प्राइवेट संस्थान है उसमें जब आप जॉब में जाते हो तो एमएनसीज में, तो उसमें आप नेगोशिएट करते हो अपनी काबिलियत के आधार पे कि इतना हम पहले आ रहे थे, हम इतना पाएंगे। और अगर आप में काबिलियत है और उनको आपकी जरूरत है, वो डेफिनेटली आपको कितने का पैकेज देते हैं, ये आप सबसे कोई छुपी बात नहीं है, क्योंकि अभी फ्रेशर्स को भी 40 लाख का पैकेज मिला है। तो दिव्यांगों में कोई कमी नहीं है कि उनके पास अगर एजुकेशन है, अवेयरनेस है और काबिलियत है तो डेफिनेटली उनको अच्छा पैकेज भी मिलेगा और उनका शोषण नहीं होगा। हर स्कूल में रिजर्वेशंस हैं। इवन जो अब नई एजुकेशन पॉलिसी है, जैसे कि ये विवेक जी में डिस्कस कर रहे थे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, उसमें बहुत अच्छी स्पेशली हम अप्रिशिएट करते हैं कि टेक्निकल एजुकेशन को प्रेफरेंस दी जा रही है। सिर्फ स्कूली शिक्षा, किताबी शिक्षा ही नहीं, टेक्निकली क्वालिफाइड होंगे बच्चे, जो कि अभी प्लान ऑफ एक्शन अभी तैयार हो रहा है, तो उससे सभी लोगों को उसमें फायदा होगा। क्योंकि हम कुछ भी अगर कर ले, अगर टेक्निकली क्वालिफाइड नहीं है, चाहे वो बीएड के माध्यम से, वो कंप्यूटर शिक्षा के माध्यम से, तो हमें उतना लाभ नहीं मिलता। हम सिर्फ ग्रेजुएट हो जाएं तो क्या हमें कोई शिक्षा प्रॉपर, हमें कोई नौकरी मिलेगी?
जब तक शायद बीएड वगैरह ना हो या बीबीए ना किया हो या कम ट्रेनिंग ना की हो। तो इस वजह से हमें ये बहुत जरूरी है आज की टेक्निकल शिक्षा। दूसरी चीज है, मैं ये अभी जितने भी वार्ता हो रही थी उसमें मैं सोच रही थी कि हमारे यहाँ एमएसएमई के यहाँ पे डायरेक्टर चेयरमैन बैठती हैं विभा मिश्रा जी, उनको भी आपके सामने लाएंगे जिससे डिस्कस कर सके कि हमारे में क्या टेक्निकली हम क्वालिफाइड हैं या हमारे में क्या हुनर है, उसकी मार्फत हमें क्या क्या लाभ उनकी योजनाओं से मिल सकते हैं और कहाँ कहाँ हम एक लोन की सुविधा भी लेके जिसमें मैक्सिमम सब्सिडी हो, अपने जितने भी दिव्यांग भाई बहन जन हैं उनको हम उससे लाभ दे सकें। ये हमारे लिए बहुत ही सुखद विषय होगा कि सभी अपना अपना रोजगार स्थापित करके कुछ न कुछ कमा सकते हैं। क्योंकि इस लॉकडाउन के पीरियड में हमने ये कि कितने शिक्षक थे हमारे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे थे, वो शिक्षा अपनी जो उनकी नौकरी है उससे विमुक्त कर दिए गए, क्योंकि स्कूल्स में कुछ ऐसी जगह ही नहीं कि जहां उनको एडजस्ट किया जा सके। इसलिए अगर हमारे साथ साथ हमारे पास अपने जो हम पेशेंट है उसके साथ हमारे साइड में कोई अगर बिजनेस अगर जाता है उससे ही रिलेटेड जिससे हम दूसरों को मदद कर सके, तो वो हमारे लिए लाभप्रद होगा, हमारे सब भाईजनों को लाभप्रद होगा। तो हमें सबसे पहले अपने पे विश्वास, अपने गोल्स और विजन्स को करना, अपॉइंटमेंट के समय भी हमें टर्म्स एंड कंडीशन, ये नहीं कि जरूरत है हम एंट्री तो कर जाएं उसके बाद हम रोएं कि ऐसा क्यों हुआ। तो सबसे पहले उनके टर्म्स एंड कंडीशन को भी पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। इसीलिए एजुकेशन और अवेयरनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ये समझें कि हमारे अधिकार क्या हैं, हमको कैसे प्राप्त कर सकते हैं और कौन सा फोरम ऐसा है जहां अगर कोई प्रॉब्लम होती है वहां प्रोटेस्ट कर सकते। आरटीआई का बहुत अच्छा सिस्टम है जिसके मार्फत हम ये पता लगा सकते हैं कि हमें ये मिला और हमें क्या मिल सकता है। राइट टू इंफॉर्मेशन में हम जो प्रॉपर विभाग हैं, अगर हमें ये मालूम है कि कहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं तो उसको हम इंफॉर्मेशन लेके उसको कल को एजिटेट भी कर सकते हैं कि ये इंफॉर्मेशन हमें आपके विभाग द्वारा प्राप्त कराई गई है, जो हमें सुविधा नहीं मिल रही है या जो हमें अधिकार प्राप्त होने चाहिए थे वो मुहैया नहीं करवाए जा रहे हैं। तो ये सब की चीजों के लिए हमें अवेयरनेस और शिक्षित होना बहुत जरूरी है। उसके लिए हमारे जितने भी दिव्यांग भाई बहन जन हैं उनको हम मेन स्ट्रीम में लाके उनको ना सिर्फ हम ये चाहे स्कूलों में ही एडमिशन हो जाए, लेकिन जो समय बचता है उसमें उनको किसी ना किसी चीज की हम ट्रेनिंग भी दें। ये हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए लोग हैं वो देखें, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होती है, कहीं कपड़ा बुनने की, कहीं छाई करने की, किसी तरह का हर जगह पे कोई ना कोई स्पेशलिटी होती है। तो हम ये देखें कि हमारे कितने दिव्यांग जन हैं जिनको हम शिक्षा के साथ साथ वहाँ के जो लोकल लेवल पे बेनिफिट्स मिल रहे हैं उनको सुविधा मुहैया करा के, उनको एक्सपर्टीज उसमें करवा के, उसके साथ साथ वो उनको अधिक हमें सुविधाएं भी हम दे सकें ताकि उनको हम रोजगार परक बनवा। तो इसलिए मैं ये चाहूंगी कि हमारा जितने भी जैसे हमारे अवनीश जी ने बहुत अच्छा बताया कि हमें सिर्फ ये नहीं देखना है कि हम जटायु हैं तो जटायु लोगों की मदद करें, हमें जहाँ पे भी दिखता है कि वहाँ मदद की जरूरत है तो वहाँ हमें अपना निस्वार्थ भाव से कूद पड़ना है और ये देखना है कि ये मदद हम किस तरह मुहैया करा सकते हैं। इसके साथ साथ जो भी मैंने पिछली बार भी जैसे कहा था कि आपको किसी तरह की आरटीआई के तहत इंफॉर्मेशन लेनी हो या आपको किसी तरह का अधिकारों का हनन हो रहा हो
यहाँ कोई एडमिशन है, वहाँ प्रोविजन है लेकिन आपको एडमिशन नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रही है, इस तरह की किसी भी तरह की अगर समस्याएं आती हैं तो आप जरूर हमारे बॉक्स में लिखिए, जहाँ हमें इसको श्री नारायण को, अवनीश भैया, नागेश जी को, विवेक जी को, किसी को भी आप अगर संपर्क करते तो वो हम तक पहुंचेगा और हम उस चीज का निराकरण करने के लिए आगे अवश्य आएंगे। ये हमारा आपका संदेश है। जो सुप्रीम कोर्ट पे चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन स्टेट लेवल पे भी अगर कुछ तो हमारे लिए बहुत लाभप्रद होगा। तो श्री नारायण जी और कुछ प्रश्न पूछना चाहें तो मैं उसके साथ आपके साथ हूँ अभी भी। धन्यवाद दीदी। हाँ जी। हम लोग के बीच फिर से जो है डॉक्टर संजीव सर आ चुके हैं। एक चीज अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अपने बहुत करीबी साथी हैं वो लोग हैं, उन लोगों से मैं जो है 2 मिनट जो है जरूर से बातें करना चाहूंगा। जितने लोग आप लोगों से जो भी हमारे से छोटे हैं, चाहे जो संघर्षशील साथी हैं, चाहे जो पढ़ रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं, उन लोग से मैं एक चीज जो है जरूर से शेयर करना चाहूंगा। क्या आप लोग देखते हो डॉक्टर संजीव सर बोल रहे हैं, उस दिन जो है मित्तल सर बोल रहे थे, उसके पहले जो है टीडी धरियाल सर बोल रहे थे, अखिलेंद्र सर बोल रहे थे, या रजिस्ट्रार सर बोलते हैं, राठी दीदी बोलते हैं, कितने बड़े लोग बोलते हैं। कभी आप जो है इन लोग के मन में, चाहे इन लोग की बातों से कभी आप निगेटिव शब्द नहीं सुनते हैं। आप लोगों से जो है कहना चाहूंगा कि कम से कम आप जो है हमेशा जब पॉजिटिव सोचेंगे ना, तो गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत होता है कि हमें जैसे जो है बल लगाएंगे वैसे ही बल पाएंगे। यदि हम पॉजिटिव सोचेंगे, दूसरे की जो है कुछ भलाई करने की सोचेंगे या संघर्ष करके आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे, तो निश्चित रूप से आपको संघर्ष करना सोचना पड़ेगा। मैं एक छोटा सा जो है आप लोगों से जो है मैं शेयर करना चाहूंगा। रजिस्ट्रार सर प्रोफेसर अवनीश चंद्र मिश्रा सर जब चित्रकूट विकलांग विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार थे, तब मुझे इनके साथ बहुत जाने आने का जो है सौभाग्य मिला। मैं देखता था कि दिन भर ये विश्वविद्यालय में रहते थे, पता चले कि रात में ट्रेन पकड़ के दिल्ली पहुंचे, दिन भर दिल्ली में मीटिंग किए, फिर से जो है सुबह आए चित्रकूट पहुंचे, फिर से पता चले रात में कहीं मीटिंग है या कहीं जो है निकलना है। हफ्ते में 6 दिन 5 दिन निश्चित रूप से विश्वविद्यालय में रहते थे, अब पता चला कि कहीं नहीं तो कहीं जो है रात में मीटिंग करके चाहे लोगों से मिलजुल के आए। संजीव सर इसलिए याद किया जाता है कि जब तक विश्वविद्यालय में थे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, आप जो है टीचर रहने के बावजूद जब जब किसी विकलांग बच्चे की जरूरत होती थी, इसके पहले जो है हम लोग आंदोलन करके वो बात जो मनवाते थे, जिसके लिए हमें आंदोलन करना पड़ता था, जिसके लिए आंदोलन करना पड़ता था, कर्मचारियों से लड़ना झगड़ना पड़ता था, गाली गलौज करना पड़ता था, उसको डॉक्टर संजीव सर ने बहुत आसानी से सीधे उस विकलांग का हाथ पकड़ते थे, कुलपति के पास लेके पहुंच जाते थे। कुलपति को कहते थे कि नहीं, इस बच्चे के ये समस्या है। इनके रहते हुए जितना अच्छा विश्वविद्यालय में जो है विकलांगों के लिए पूरा हाल बन गया, उसमें जो है मीटिंग, उसमें कंप्यूटर की व्यवस्था कर दी, वो सब कुछ इनके जाने के बाद फिर से बिखर गया। ये सबसे बड़ी बात है कि आदमी उसी को जो है याद भी करता है जो कुछ करके जाता है, जो कुछ करता है। और ये तो हिंदुस्तान है, यहाँ पे तो हमेशा फकीरों की पूजा हुई है। यहाँ अमीरों की, टाटा बिरला की पूजा नहीं होगी, भले उनको आज आप याद कर रहे हैं, लेकिन उनके मरने के बाद कोई उनको पूजेगा नहीं। ये हिंदुस्तान है, इसमें जिन लोगों ने जो है पॉजिटिव सोचा, जिन लोगों ने अच्छे काम किया, जिसने दूसरे की मदद किया, उसी को लोग जिंदगी भर याद करते हैं। और हम लोग ये किस्मत वाले हैं कि आज जो है कुछ अच्छे कर्म किए हैं, आज ज्यादा से ज्यादा इसमें लोग सरकारी नौकरी में है। अभी जो है नागेश भाई ने बात कर रहे थे जो है उसमें जो टीचरों वाली चाहे एनजीओ वाली, मैं नागेश भाई इस चीज से बहुत दुखी होता हूँ। कभी कभी हो सकता है मैं विकलांग हूं, इस कारण से मुझे जो है ज्यादा दुख होता हूँ कि मैं देखता हूँ विकलांगों के क्षेत्र में जितने लोग काम करने आते हैं, यदि विकलांग नहीं है 80% मान के चलो निकलने, वो चाहते हैं कि बस हमारी ड्यूटी है। पहले मैं एक चीज की जिक्र करता था कि हमेशा जो नर्स वही होती थी जिसमें सेवा भाव का भावना होता था। आज से 20 साल पहले नर्स वही होती थी और उसको देख श्रद्धा से सिर झुकता था कि ये नर्स है, सेवा भाव वाली है। इस तरीके से विकलांगों के क्षेत्र में जो लोग काम करने आते थे उनके में भावना होता था। लेकिन जो एनजीओ वालों के भी पास जो ग्रांट देते हैं, सरकार आप जानते हैं किस तरीके से देती है, और जो संस्था चलाते हैं, पता चले कि अभी एक चीज आपको जिक्र में करना चाहूंगा, जो राठी दीदी भाई आप लोग सुनिएगा। एक मैं लॉकडाउन में जो है राशन वितरण कर रहा था, एक ब्लाइंड आदमी के पास मैं राशन कई बार पहुंचाया, उसके बाद से मालूम चला ये कि वो ब्लाइंड आदमी मेरा राशन जो दिया हुआ, मैं 41 रुपये किलो का चावल खरीद उसके यहाँ पहुंचाता था, और राशन ले जाकर पता चला कि वो जो है चावल 20 रुपये किलो बेच दिया, तो मुझे दुख नहीं होगा। एक लड़की को जो है उसकी 4 बच्चियां हैं जिसको हम लोगों ने जो है इस लॉकडाउन के समय जो है राशन उपलब्ध कराते थे, इसलिए कि बच्चियां बेचारी परेशान है।
अब मालूम चला कि अभी 2 दिन पहले उसके घर से जो है 40-48 बाटल शराब का बाटल मेरे सामने जो है निकला। मुझे जो है रात भर नींद नहीं लगी। साला हम लोग जिसको जो है पैसे दे रहे थे, जिसको 1-1 रुपया मांग के अपने लोगों से दे रहे थे, वो आदमी जो है इतना निकम्मा कि 600 रुपये का बाटल का शराब पिया और उसकी बच्चियां दूसरे के यहाँ जाती है बर्तन धोने के लिए। कभी कभी दुख होता है। तो जो एनजीओ में काम करने आते हैं, हमारे जो साथी होते हैं, जब तक नौकरी नहीं पाए रहते हैं, उन एनजीओ वाले से कहते हैं कि आप दे दीजिए, हम काम करेंगे। और जिस दिन जो है एनजीओ में पहुंच जाते हैं, वो बूढ़ा गरीब करते हैं, कहते हैं कि साला हम जो है इतने घंटे पढ़ाते हैं, एनजीओ वाला 12,000 रुपया लेता है, हमें 8,000 देता है और वो अपने खुद नहीं पढ़ाएंगे। आज नगेश भाई यहाँ पे है, वहां पे यदि नहीं मेहनत करते तो इनका इतना नहीं नाम होता, इतना नहीं सम्मान होता। और जो लोग भी इस फील्ड में है, जो काम करते हैं, निश्चित रूप से एनजीओ वाले भी जो है उनको जो सम्मान देते हैं, उनको जो स्थान देते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि एनजीओ वाले सब सही है, लेकिन हम लोग को अपने भी देखना पड़ेगा। मैं इस चीज से जो है हो सकता है मेरे को थोड़ा सा जो है कुछ गलत सोच रहा हूँ, चाहे गलत कह रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पहले हम लोग का कर्तव्य जो है ज्यादा हुआ कि हम लोग जो है जहाँ पे काम करने जा रहे हैं उनको अपना बेस्ट दें। और यदि बेस्ट देंगे तो निश्चित रूप से आप सोचिए, यहाँ तो जानवर भी है, यदि जानवर को आप 2 दिन रोटी डालिए तो तीसरे दिन से वो आपसे प्रेम से जो है पूछ हिलाते हुए मिलता है। गाय है तो जो है मुड़ी हिलाते हुए मिलती है, जो है आपको प्यार करती है। तो हम लोग जिसके साथ रहेंगे, यदि अच्छे से काम करेंगे तो ये हिंदुस्तान है। यहाँ निश्चित रूप से जो बहुत खराब भी एनजीओ वाला होगा, वो भी जो है उसके सामने भी तमाम मजबूरियां हो सकती है। कोई एनजीओ वाला जो है बहुत अपने घर से देके जो है तो बहुत दिनों तक नहीं चला सकता है। आप सोचिए, जो है अभी इसमें सरिता दीदी जुड़ी हुई है, आप विकास भवन जो है गाजीपुर में है, आप जो है एनजीओ चलाने के लिए शादी नहीं की, अपने जो है अपनी नौकरी जो कमाती है, आप खुद विकलांग है और नौकरी जो करके जो है लाती है, उस पूरे पैसे को दे के जो है ये संस्था चलाती है, जो कई मतलब लड़कों को रख के पढ़ाती है। ये किस तरीके से संघर्ष करती है, ये तो यही जानती होंगी। जो लोग भी जो है एनजीओ चलाते हैं, हमें लगता है कि वो जो है और ज्यादा जो है संघर्षों से जो है जुड़ते हैं। हम लोग जो है एनजीओ रजिस्टर्ड नहीं है, हम लोग नहीं चलाते हैं। इसके बावजूद हम लोग को सपने, लोग जो है बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम लोग की वही रोजी रोटी है। जो नहीं जानता है वो सोचता है कि हम लोग उसी से कमाते हैं। लेकिन जितने लोग ऐसे सामाजिक काम करते हैं, आप सोचिए 99% लोग अपने दोस्तों मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने हितैषियों से 1-1 रुपया जुटाकर जो है ला के जो है वो चाहते हैं कि हम समाज में अच्छा काम करें, समाज के लिए कुछ करें। लेकिन हम जिसके भरोसे करने जाते हैं उसको कभी कभी गलत फहमी हो जाती है, वो लोग नहीं सही से करते हैं। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, सबके अनुभव हैं और सबको साथ लेके चलने के लिए हम लोग आए हैं। हमारे बीच में वीर बहादुर भाई साहब हैं, वो बिहार का कोई एक कानूनी पक्ष शेयर करना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। वीर बहादुर भाई, आपके आईडी जी सर, जी भाई वीर बहादुर, हाँ आप आ चुके हैं, तो आप शेयर जी जी क्या कहना चाह रहे हैं? जी, आप सभी को नमस्ते, रजिस्ट्रार सर को नमस्ते, श्री नारायण भैया को नमस्ते, शर्मा सर को नमस्ते। श्री नारायण भैया, मैं 4 दिन पहले जानकारी हुआ है, बिहार सरकार में पिछले 2019 में एक वैकेंसी आई थी जिसका नियोजन होना इस समय तय माना जा रहा है और काउंसलिंग होने वाली है। मुझे मधुबनी में और गोपालगंज जिले में बीओ के किसी नजदीकी व्यक्ति से, वो मेरे रिलेटिव लगते हैं, उनसे मेरी वार्ता हुई है। तो वहां पर मुझे एक बात की जानकारी हुई है कि बिहार सरकार ने एक ऐसी नियमावली बना रखी है कि कोई भी दिव्यांग विद्यार्थी किसी भी ब्लॉक का हो, सर मैं माफी चाहूंगा, एक जानकारी को मैं शेयर करना चाहूंगा कि बिहार सरकार में जब भी शिक्षक पद पर चयन होता है तो ब्लॉक स्तर पर आवेदन करने होते हैं और वह ऑफलाइन आवेदन होता है। तो वह बिहार सरकार ने एक नियमावली बना करके रखा है कि किसी भी ब्लॉक में अगर आप आवेदन करते हैं या पूरे बिहार राज्य में आवेदन आप कर देते हैं और आप अपने जिले से कहीं भी बाहर अगर आप की नियुक्ति हो जाती है तो नियुक्ति पत्र के साथ साथ एक फॉर्म भरवाया जाता है और आपसे स्वयं से पूछा जाता है कि आप अपने गृह जनपद में या अपने ब्लॉक में कहाँ नियुक्ति
चाहते हैं और गवर्नमेंट 60 दिन के अंदर यह व्यवस्था करती है कि 60 दिन के अंदर आपको आपके गृह जनपद में या आपके गृह ब्लॉक में या आपके गांव के प्राथमिक स्तर या जूनियर स्तर के विद्यालय में अगर वहां पर व्यवस्था होती है तो आपको वह भेज देती है। तो राठी दीदी है, रजिस्ट्रार सर है, श्री नारायण भैया है, नागेश सर है, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर ऐसी लड़ाई हम लोग दिव्यांगता के क्षेत्र में लड़ रहे हैं तो क्या उत्तर प्रदेश में हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं। मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम करता हूं लेकिन मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं कि जो दिव्यांग है और अपने गृह जनपद को छोड़कर के दूरांचल क्षेत्र में जाकर के नौकरी करने के लिए विवश है। तो क्या हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में ऐसी व्यवस्था नहीं लागू हो सकती कि वह नियुक्ति पत्र ग्रहण करने के कुछ ही दिनों में, बहुत जल्द, जितना जल्द हो सके 1 महीने 2 महीने में वो अपने गांव आ जाए या वो अपने गृह जनपद में आ जाए या वो अपने ब्लॉक में आ जाए। मतलब अगर ऐसा संभव है तो अगर बिहार सरकार की एक नजीर को अगर हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार के सामने प्रस्तुत करें, राठी दीदी प्रस्तुत करें, श्री नारायण भैया प्रस्तुत करें, रजिस्ट्रार सर हैं या जो भी अन्य नागेश सर हैं, तो मतलब अच्छा होगा। वीर बहादुर, इसका मैं जवाब बताया इसने बेटा ये भी बताया कि अगर वहाँ व्यवस्था है तो, अगर वहाँ व्यवस्था होगी तभी हो पाएगा ना। वैकेंसी नहीं है, वहाँ व्यवस्था नहीं है आपके पास में, तो आप एडजस्ट कहीं पे भी नहीं हो सकते और प्रायोरिटी आपको देनी पड़ती है। आप 1 2 3 करके आपसे पूछा जाता है कि आप अप्लाई कर रहे हैं तो कहाँ के लिए आपने अपना दिया है। हाँ श्री नारायण, तुम कुछ कह रहे थे बेटा। दीदी, मैं वीर बहादुर को इसका जवाब देना चाह रहा हूँ। वीर बहादुर बेटा, हम लोग निश्चित रूप से चाहते हैं, चाहे जो है मैं मानता हूँ कि जो टीचर है, चाहे जिस भी नौकरी में जाते हैं, विकलांग जो होते हैं वो जो है सब लोग चाहते हैं कि हम लोग जो है नजदीक चले आए, चाहे हम लोग विकलांग होने के कारण जो है थोड़ी सी सहूलियत मिले। लेकिन मैं जो है एक चीज आप लोगों से जानना चाह रहा हूँ,